हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो आज लाइव क्लास है। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वो एक ही देखो जे- तो ये कहना था कि जो क्लासेस है ना, जो चल रही हैं वरुण की क्लासेस, देखो जी एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रियल में इजी होते हैं। 20% क्वेश्चन रियल में इजी होते हैं, वो आप लोग ऑलरेडी पढ़े रहते हो। तो हम इस बैच के अंदर, वरुण बैच के अंदर, जो 20% के लेवल के ऊपर है ना, वो हम लोग कर रहे हैं। वो इसलिए कि उसको करने से क्या फ़ायदा, जो 20% के लेवल के अंदर है, कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाना एडवांस है ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाना ज़रूरी है। ठीक है। तो हाँ, डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, सारे के सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करने के लिए आया हूँ। बस ये मैं तुमसे बताना चाह रहा था, इरडो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी मैं बताता हूँ कैसे मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। बट ये है कि देखो 20% लेवल ना ऑलरेडी तुम पढ़े हुए हो, तो जो तुम पढ़े हुए हो उसको दोबारा इसमें कराएंगे तो टाइम जाएगा। तो बेटर है कि जो आपको क्लास में करवाया गया है ना, आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करो। अगर उसको प्रॉपर रिवाइज करते हो तो सारी चीज़ें ना आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और चलिए सबसे पहले, और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना 20% के ऊपर के लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, पूरा सॉल्व डीपीपी। अच्छा, डीपीपी पूरी सॉल्व नहीं हो रही है, डीपीपी नहीं, ये जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरा का पूरा आपको समझना होगा। मतलब इसमें भी एक क्लियर चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये कि अब ये डिपेंड करता है ना रैंक पे। जैसे कि सपोज करो, जो मैं लिखता हूँ ना लेवल 50% है, 60% है, 70% है, तो उसमें बताता हूँ। सपोज करो कुछ टारगेट बना लो। जैसे जेई की रैंक का टारगेट ना, जब तुम डिसाइड करोगे तभी उसके अनुसार तुम मेहनत कर पाओगे। तब उसके अनुसार तुम मेहनत कर पाओगे। जैसे सपोज करो, और ऐसा टारगेट मत बनाओ कि मेरा टारगेट है 100 रैंक लाना, हम वैसा मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये गलत तरीका है। जैसे कि सपोज करो तुम्हारा परसेंटाइल जो भी है उसके हिसाब से, अगर 98 परसेंटाइल है ना, तो जेई एडवांस के अंदर तुम टारगेट करके चलो कि ये 98 परसेंटाइल है जेई मेंस का। मैं एक जस्ट बात बता रहा हूँ कि कैसे हमें कवर करना है। अगर 98 परसेंटाइल आ रहा है, तो इसमें जेई मेंस की जो रैंक आती है वो करीब 19,000 के आसपास होती है, जेई मेंस की रैंक। अगर ये 19,000 है, तो जेई एडवांस में आप किस कहाँ तक कन्वर्ट कर सकते हो? करीब 4,000 या 3,000 तक कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब 4,000 जाए या 3,000 जाए, मतलब बेटर, ज़्यादा बेटर अगर मैं बोलूँ तो 4,000 है। तो अगर 4,000 तक तुम कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब जो लेक्चर क्लास मैं ले रहा हूँ उसमें आपको 50% या 60% तक के लेवल को रीच करना है। 50 से 60% वाले लेवल आपको कन्फर्म करने हैं। ठीक है। अब अगर सपोज करो आपकी परसेंटाइल 99 परसेंटाइल से ऊपर है, तो इस पे जो जेई मेंस की रैंक होती है वो करीब 11-12 हज़ार के आसपास होती है, इतनी होती है। अब इसको तुम चाहो तो खूब आराम से तुम 2000 के आसपास ना 99 वाले को कन्वर्ट करा सकते हो। इतने एडवांस के अंदर रैंक लाया जा सकता है अगर आप मेहनत कर रहे हो। तो इसमें जो क्लास मैं करा रहा हूँ ना, उसमें तुम 70% तक के लेवल को टच करो। मतलब ये आपको टच करना होगा। लेकिन अगर आपके परसेंटाइल ज़्यादा है, जैसे 99.8 है या 99.7 है, ठीक है, तो ये क्वाइट एक अच्छा परसेंटाइल होता है, एक अच्छा परसेंटाइल होता है। इसको तुम चाहो तो खूब आराम से 1200, जे एडवांस का ये रैंक 1200 है, 1200 या मान के चलो 1000 या यार, ये आराम से अचीव किया जा सकता है जे एडवांस के अंदर। तो इस अगर ये ऐसे परसेंटाइल्स हैं, तो तुम, तब तो तुम्हें सारे के सारे जो भी मेरे लेक्चर आ रहे हैं ना, उसमें एक एक चीज आपको करना पड़ेगा, एक एक चीज आपको करना पड़ेगा। ये फैक्ट जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मेंस क्या करूँ? इस मेंस जो है ना, वो इसके थ्रू तो नहीं है। हम लोग अभी एडवांस के अंदर जा रहे हैं, वरुण के अंदर हम लोग एडवांस कवर कर रहे हैं। तो अगर एडवांस कवर कर रहे हैं तो एडवांस पे फोकस करें ना पहले। ठीक है। हाँ, अब देखो, अगर किसी की परसेंटाइल सपोज करो, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं
ये 19,000 है ना। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर परसेंटाइल 95 परसेंटाइल है, तो अच्छा 95 परसेंटाइल को भी तुम चाहो ना तो एडवांस में, मतलब ये गैप ज़्यादा नहीं, ये बहुत कम गैप पे भर सकता है, क्योंकि ये परसेंटाइल इस पे ना यहाँ से यहाँ तक रीच करना बड़ा ईजी है। यहाँ से यहाँ तक जाना, जितना यहाँ से यहाँ तक आने में मेहनत लगेगी उतनी यहाँ से यहाँ तक गर्म लगेगी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, वो गैप्स आती हैं। तो अगर 95 परसेंटाइल है तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, जो मेरा प्रोडिक्शन है और ऐसा ही होता है। मैं बेवजह तुम्हें गुमराह नहीं करना चाह रहा है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, मिरेकल्स नहीं होते हैं। 95 परसेंटाइल सपोज करो तो ये मान के चलो कि 6000 के आसपास हम लोग उम्मीद करते हैं AIR ला सकते हो, और सही में ला सकते हो। 91 क्यों बताते रहो, अगर तुम्हारा 91 परसेंटाइल है, ठीक है, परसेंटेज लिख रहा हूँ बट वो परसेंटाइल है मान लेना, ये एडवांस के अंदर मान के चलो 7000 या 8000 के आसपास, या मान के चलो 9000 तक बच्चों ने रैंक ला सकते हो अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो। ये 9000 AIR एडवांस लाया जा सकता है, ये सब किया जा सकता है। मतलब जो तुम्हारे सामने ना एक्चुअलिटी है, मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, बेवजह मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, कि देखो तुम्हारा परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है और 1000 के अंदर रैंक ला दोगे, ये मैं आज तक ना किया हूँ ना कर पाऊंगा। तुम्हारे साथ एकदम ट्रू दिखा रहा हूँ और ऐसा ही होता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। अब देखो सपोज फॉर किसी का परसेंटाइल 90 मतलब 98 से कम है, अगर 98 से कम है तो जो मैं लेक्चर ले रहा हूं उसमें तुम्हें 50% का जो लेवल है ना, टिल यहां तक तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो मान के चलो चाहिए। अब रही बात मेरा क्लास में लेवल पहुंचाने का, तो देखो जो मैं लेवल लिखता हूँ, मेरा लेवल अप्रोक्सीमेटली जेई के 30% का जो हार्डनेस है उससे लेके करीब 80% तक चलता है। 80% का मतलब है कि जेई के अंदर तुम्हारी रैंक ना करीब 80% करते हो तो तुम्हारी रैंक करीब 200 या 300 या यार ये टच करना शुरू कर देगा, अगर इतनी चीज़ें समझ में आती है तो। और यही वजह है कि हमें यहाँ तक लेके जाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं नहीं लेके जाता। और एक चीज़ और ओपनली तुमसे बोल दूँ कि मैं चाहूँ तो 20% जो जेई का लेवल है ना उसको भी हम लोग करा सकते तो हैं, बट अभी कराएंगे तो फिर उधर के लिए टाइम कम बचेगा। और वो तुम्हें ऑलरेडी आता है, तुम्हें फील हो बहुत मुझे आता है बहुत मुझे आता है, ये उतनी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और हाँ एक अच्छा 92.7 मैं अभी भी कर रहा हूँ तुम्हें कि 90 परसेंटाइल तक जितने भी बच्चे हैं, अगर तुम रियल में कसम खा लो कि मुझे जेई एडवांस के अंदर कोई ना कोई रैंक लानी ही है, तो हर हालत में आ जाएगा, एकदम हर हालत में आ जाएगा। तो ये फैक्ट है जो तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, मतलब ये सच्चाई है। ठीक है, और इसको तो तुम क्लास में ऑलरेडी जो बैचेस कवर करो मेंस के लिए ना उसमें ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो मैं इसको लाऊंगा तो तुम्हें बस अच्छा लगेगा, फील होगा कि वाह मतलब हर चीज़ समझ में आ रही है। उस फील का क्या फ़ायदा जो एडवांस में यूज़ ना कर पाए, तो मजबूरी है इसलिए इधर जाना पड़ रहा। तुम्हें भी जो लग रहा होगा ना जिस समय लिखता हूँ 60% या 70%, वो थोड़ा सा तुम्हें लगता होगा कि हाँ मतलब हाँ। अच्छा एक और बात कर रहा हूँ, 70% वाले लेवल समझ में आ जाता है बट क्वेश्चंस पूरा सॉल्व नहीं हो पाता, कोई इशूज़ नहीं है। ठीक है, ये हमारी क्लासेस लगातार चली तो रही ना, एडवांस है कब, शायद 3 जून को या 4 जून को है ना, तो बहुत दूर है। ठीक है, अब डिकम्फर्ट इज प्रोग्रेस, एकदम तुम सही करो, डिस्कम्फर्ट इज इन प्रोग्रेस में है। हाँ, तो इसी से तो बाहर निकलना है, तो क्यों परेशान होना। अगर हमेशा कंफर्ट में रहोगे, हर वक्त फील गुड करोगे, तो क्या फायदा है बताओ। ठीक है, तो डिस्कम्फर्ट इन प्रोग्रेस, ये बहुत अच्छी लाइन तुमने कहा है कि अगर वास्तव में तुम्हें अ, अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है, तो कंफर्ट जोन में एग्जाम में रहो ना, उसके पहले अपने आप को डिकम्फर्ट जोन में रखो बार बार, ताकि तुम्हें बार बार मेहनत करना पड़े। अगर तुमको समझने में दिक्कत आ रही है, तुम्हें करने में दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स तुम सीख रहे हो। अगर मैं क्वेश्चंस रखूंगा तुम हर चीज अरे यार ये भी हो गया ये भी हो गया, अब पता चला कि एक क्वेश्चन में अच्छा रखूं तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मजबूरी है कि मैं तुम्हें उतना फील गुड नहीं करा सकता अभी, बट ये है कि अच्छा एक और बात, कोई भी क्वेश्चन ओलंपियाड का नहीं है। ओलंपियाड तुमने या तो सुना नहीं होगा, और अगर तुमने देखा होगा तो INPH का क्वेश्चन उठा के देखा, वो तो हमारे लेवल से बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। ठीक है, हाँ बोर्ड इज हर्डल, बोर्ड तो सही में हर्डल है, अभी जो बोर्ड का प्रॉब्लम है वो तो है। ठीक है, बट एक चीज मैं तुमसे क्लियरली, अच्छा हाँ एक और बात कर रहा हूँ, DPP के लिए मैं तुमसे
और एक बात बोलना चाहता हूँ, क्लास के लेक्चर्स तो खैर हाई हैं अपने अच्छे लेवल वाले, मतलब उनको तो लेवल ही बोलोगे, अच्छे लेवल हैं सब वो, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चंस लेवल पे है ही हैं, उनको मतलब ऐसा मत लेना कि मेंस तो तुम्हें भी पता है मेंस का लेवल नहीं है बिल्कुल, एडवांस का लेवल है, खूब एडवांस का लेवल है। लेकिन अब जो डीपीपी आ रही है ना, डीपीपी में भी कुछ बच्चे, मतलब मेरे पास कुछ, मतलब सर ने बताया था कि डीपीपी के लेवल्स इजी जा रहे थे। डीपीपी के लेवल्स ने थोड़े से इजी रहना ही सही है। डीपीपी नहीं हो रही है मतलब, क्लास 11th में है, व्हाट इज ओलंपियाड्स? देखो वही तो कर रहा हूँ मैं, ओलंपियाड पता नहीं ना। अच्छा अगर 11th में हो तो कोई बात नहीं, ये 11th की जो क्लासेस हैं उसको देख लो, तुम तो रियल में अच्छा कर जाओगे यार। अगर 11th में हो तो देख लो, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डीपीपी इज इजियर, मैं सही कह रहा हूँ, डीपीपी को इजियर साइड में रखो ना। देखो क्या, क्लास के लेक्चर्स तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि देखो ऐसे करना है ऐसे करना है। डीपीपी को थोड़ा सा इजी रखेंगे ना, तो एक तुम्हें मोटिवेशन भी हमेशा रहेगा साथ में, तो ये चीज़ें जरूरी हैं। हेलो, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। तो डीपीपी को इजी रहने दो, उससे थोड़ा एक मोटिवेशन आता रहेगा, और उसको टेस्ट की तरह से दो, एक बार फिर कह रहा हूँ, डीपीपी को टेस्ट की तरह से दो, इसको टेस्ट की तरह से दो। और जो मैं वीडियो चलाता हूँ उसको पॉज करके कहता हूँ वो किया करो, देखना 3 जून तक आते आते तुम भी वैसे सोचने लगोगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसे ही सोच गया, अगर ये चीज़ें आई हैं तो बार बार अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके आई हैं। अच्छा 24 में अंडर 1000 रैंक लाने के लिए जितना मैं कर रहा हूँ ना, एक्सट्रीमली सफिशियंट है, मतलब एकदम सफिशियंट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और मैं अंतिम बार रिपीट कर दूं तुम्हें, कि ड्रीम्स ऐसे पालो, ये एकदम सही ड्रीम्स है। जैसे कि तो किसी का ड्रीम है ना 9000 ईयर लाना है, या 6000 लाना, 4000 लाना है, तो तुम्हारे दिमाग में अगर 4000 रैंक लानी है, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका 50 to 60%, टोटल 3 घंटे लगते हैं, लगेंगे 3 घंटे यार, लेकिन वो धीरे धीरे तुम सीखोगे ही सीखोगे, समझ रहे हो। और ये 50 to 60% करो ना, अगर जितने लोगों का 98 परसेंटाइल है, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ जितने लोगों का 98 परसेंटाइल है, उसको अगर 50 से 60% क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं करना, तो तुम्हें मान के चलो यू आर डूइंग गुड। ऐसे टारगेट रखो ना, ये सही में अच्छा टारगेट है। पता चलेगी कि परसेंटाइल है 95 परसेंटाइल, और 6000 का टारगेट है, और तुम सोच रहे हो 80% वाला भी मैं करूंगा करूंगा, तो मत करो, तो उसे छोड़ दो। अंडर 200 रैंक कितने मार्क्स चाहिए? 80% कहा तो रहा हूं तुम्हें, 80% का मतलब अगर 180 का नंबर आता ना, करीब 180 का ले लो, एक सब्जेक्ट का 180 आता है, तो 180 का 80% निकाल लो, उतना नंबर चाहिए। इरोडो के क्वेश्चंस के लिए, इरोडो का क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन ना टेलीग्राम ग्रुप में अगर तुम होगे तो तुम्हें मिल जाएगा, अगर इरोडो के सिलेक्टेड क्वेश्चन खोजते हो तो पाथ फाइंडर पे मिल जाएंगे। सर डीपीपी इज नॉट कमिंग ऑन स्मार्ट बोर्ड अनलाइक मैथ, अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ, ओके। हाँ तो 360 का 80% करो ना, 200 के आसपास, 200 क्या है यार, मैं 80% का मतलब है कि 360 का अगर 200 तुम करते हो, 360 कहाँ आता है यार, एक कितना 20 क्वेश्चन होता है, 36 18, मतलब अगर फिजिक्स का 20 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसका 80% कर लो तुम, करीब ये आ गया कितना 16 क्वेश्चन। तुम्हें 16 क्वेश्चन अगर कर लेते हो ना, 20 का 16 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर, 20 मैथ 20 कैम में, तो तुम्हारी रैंक जे एडवांस की मान के चलो करीब 200 या 150 मान लो, ये सब रैंक आनी शुरू हो जाएगी। इवन इससे इससे भी कम आ सकता है, इससे भी कम आ सकता है। अच्छा डाउट के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डाउट। डीपीपी को थोड़ा सा हम इजी साइड में रखेंगे, वो जरूरी है। अच्छा सबसे पहले कैनेमेटिक्स का जो लेक्चर 1 था, अच्छा कैनेमेटिक्स के 3 लेक्चर थे, वो मैंने इसलिए लिया था आईआईटी मुंबई के लिए ना, तुम्हें अंडर 100 के लिए लाना पड़ेगा, सीएससी के लिए। कैनेमेटिक्स लेक्चर 1, एक बात और तुमसे रिपीट कर दो दोबारा, डीपीपी थोड़ा सा इजियर साइड में रखेंगे, उसको टेस्ट की तरफ से देना, क्लास वाला थोड़ा सा हम रखेंगे ताकि थोड़ा सा सीखने की जरूरत पड़े। कैनेमेटिक्स लेक्चर्स 1 में डाउट तुम पूछोगे,
कैनेमेटिक्स का लेक्चर 1, लेक्चर 1, इसमें जो डाउट होगा, सबसे पहले कैनेमेटिक्स लेक्चर 1 में कोई भी क्वेश्चन था उसमें पूछो। कैनेमेटिक्स लेक्चर 1 में कोई क्वेश्चन था उसको लिखो। स्पाइरल ट्रेजेक्ट्री की एक्सेलरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला क्वेश्चन बताओ। देखो बताता हूं, बट थोड़ा सा अब देखो, जिसने क्वेश्चन मुझसे पूछा स्पाइरल ट्रेजेक्ट्री, अब वो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा या उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, वो क्वेश्चन जब भी पूछता है, अच्छा एक एक करके बढ़ता है ना, डीपीपी 1 डिस्कस कर लेंगे, फिर डीपीपी 2, फिर डीपीपी 3, और फिर लॉज ऑफ मोशन, ऐसे करके हम आ जाएंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ स्पाइरल पाथ तो मैं बताता हूँ, लेकिन एक चीज मान के चलना कि वो क्वेश्चंस एक बार फिर 70% लेवल पे है, मतलब उनके लिए है जो 1000 के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, आरजे सर मेरे जूनियर थे। तो ये है, वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, देखना कि एक पार्टिकल्स यहाँ पे था, स्पीड यू था, एक पार्टिकल यहाँ पे था, स्पीड यू का। डाउट होगा तो मेंशन जरूर करना, और एक बार फिर बता दूं 70% लेवल मतलब ए आई आर मान के चलो कि 1000 के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी सिखाऊंगा तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, मैं तो सिखा देता थ्योरी तुम्हें, और उस थ्योरी के अंदर तुम्हें ना ऐसे क्वेश्चंस कराना मैं सिखा देता कि कैसे इसको अप्रोच करते हैं, तो इससे दिक्कत आती नहीं तुम्हें। ये स्पीड यू है, ये भी स्पीड यू है, ये भी स्पीड यू है। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं किसी टाइम पे। तो मैंने तुमसे ये बताया था कि ये जो है स्पाइरल मोशन करेगा, ऐसा ऐसा इसका मोशन होगा, और ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो मैं मान के चलो तुम्हें आता है। और किसी भी टाइम पे ये तीनों पार्टिकल हमेशा इक्वलेटरल ट्रायंगल पे ही होंगे, किसी भी टाइम पे इक्वलेटरल ट्रायंगल पे होंगे। तो ऐसे दिखा दो, किसी भी टाइम पे इक्वलेटरल एंगल, तो किसी टाइम टी पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, डाउट होगा तो रोक देना मुझे। तो अब इसका सेंटर से दूरी आर है, ये सेंटर से दूरी आर है किसी टाइम पे, तो ये स्पीड यू ऐसे होगी, ये स्पीड यू ऐसे होगी, ये ऐसे होगी। अच्छा एक और बात, ये जो पार्टिकल इस पाथ के थ्रू मोशन कर रहा है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। अगर स्पीड हमेशा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। द रीजन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज नथिंग बट डी मॉड ऑफ वी अपॉन dt, ये होता है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा, 80 0 हो गया। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है ना, इसका टेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा इसके अंदर। भाई कर्व लीनियर मोशन में 2 एक्सेलरेशन, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल 0 है क्योंकि ये, अब मैं ये बता रहा हूं देख लो, क्वेश्चन देखकर क्या अप्रोच लगेगी ये कभी कभी समझ में नहीं आता, नहीं आएगा उन क्वेश्चनों पे जिन पे 60-70% जा रहा है यार, वो है थोड़े से अच्छे। ठीक है, तो ठीक है, वो धीरे धीरे सीखेंगे ना, सीखेंगे धीरे धीरे। हाँ तो एकदम सही कहो कि इसका टेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा तो सिर्फ इसमें रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो मेरा टारगेट है रेडियल एक्सेलरेशन निकालना। तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा v तो यू ही है ना, v नेट स्पीड होती है, तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v u का स्क्वायर अपॉन r। एक चीज और देखो, अगर मुझे ए आर कहीं से मिल जाए तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूं, क्योंकि यू तो मुझे पता ही है। ओके ठीक है, तो अगर मैं ए आर निकाल दिया कहीं से तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूं। बस अब मेरा दिमाग यहीं पे रुका हुआ है कि ए आर कहीं से निकले कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। ए आर क्या होता है? ए आर, अभी चीज बताना, अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, सुनना पहले, इधर है v1 वेक्टर और कुछ टाइम बाद इधर हो जाए v2 वेक्टर, तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, सुनते रहना बात को बस, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन अंडरलाइन वर्ड है, नेट एवरेज एक्सेलरेशन है। तो और ये डेल्टा v क्या होगा? ये होगा,
ये होगा डेल्टा वी। सुनते रहे ना, मैं बोल चुका हूँ कि 70% लेवल पे ये है डेल्टा वी। अब एक काम और सुनना, थोड़ा सा मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा। इसमें जब लिमिट लगाते हो ना और कहते हो कि डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो कर दो, अप्रोचिंग जीरो कर दो, तो ये जो वैल्यू होती है वो नेट एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होती है। और इसी को तुम लिखते हो एक्सेलरेशन ए को डी भी वेक्टर अपान डी टी, और ये नेट एक्सेलरेशन है। सुनते रहना, नेट एक्सेलरेशन। और डीबी क्या है? वेलोसिटी का चेंज कितने टाइम में? dt टाइम में। dt टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ वो dv है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, dt टाइम में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी वो dv है। तो सुनना, तो अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी u है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी u है, तो मैं इसको थोड़ा सा अगले पेज पे जा रहा हूं, सुनते रहना। ये था ऐसा, और इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, एक एक्स एक्सिस से दिखा दिया। पार्टिकल यहां पे है और स्पीड u ऐसे है। तो मुझे बताओ dt टाइम में ये यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां तक आएगा। और एक सेकेंड, ये पार्टिकल यहां पे था, जस्ट वेट करो, बी मत यहां पे, क्योंकि अब क्वेश्चन अच्छा है तो थोड़ा सा तो दिमाग गए। तो और और ये भी उतना ही दूरी तय करेगा, और ये भी उतना ही दूरी तय करेगा। उसके बाद इसकी हेडिंग इसकी तरफ हो जाएगी, ऐसे तरफ हो जाएगी, और इसकी हेडिंग इसके तरफ, फिर ट्रायंगल बनेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये एंगल तय किया, मान लो इसको बोल दिया डी थीटा। अभी तुमको थोड़ा सा समझना, नो वॉइस, आवाज तो आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा 1 सेकेंड यार, हेलो। यार इधर आओ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, आवाज सही है, देखो तो एक बार देखो, बीच बीच में क्रैक हो रही है, वॉइस क्रैकिंग। नाउ ओके, ठीक है, ओके। अब तुम यहीं पर रहना, लेकिन हाँ, ठीक है। अब देखो dt टाइम में ये इतना दूरी तय किया, उसके बाद ये डी थीटा का एंगल तय किया। अब वेलोसिटी हो गई ऐसे। तो सुनना, ये वेलोसिटी पहले ऐसे थी और बाद में ऐसे हो गई ना। सुनना, ऐसी थी u और बाद में कैसे हो गई? ऐसे। और ये भी u है, और ये वाला एंगल क्या आएगा? डी थीटा। थोड़ा सा आएगा दिमाग पे प्रेशर, ये है u, ये है u, और ये एंगल थीटा। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या ये बनेगी? यस, दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इस वेक्टर से वेक्टर घटाएंगे। अच्छा बताओ, ये ट्रायंगल क्या एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है? यस, ये ट्रायंगल एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है। तो अगर मैं कहूं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यू लेंथ का, और ये लेंथ निकालना है आपको, तो यहां से बाइसेक्ट कर दो, बाइसेक्टर डालो, तो ये बनेगा 90 डिग्री। ये पूरा है डी थीटा, तो ये बनेगा डी थीटा बाई 2। तो अगर बताओ ये u है, तो ये जो लेंथ बनेगी ये क्या बनेगी? u साइन डी थीटा बाई 2 बनेगी। सिर्फ इतना लेंथ, लेकिन यहां से लेके यहां तक का लेंथ पूरा क्या बनेगा? इसी का डबल बनेगा। इसका मतलब जो du आ रहा है, du चेंज इन वेलोसिटी, इट इज नथिंग बट यहां से लेके यहां तक का लेंथ, मतलब ये पूरी जो दूरी। तो इसको लिखेंगे u साइन डी थीटा बाई 2 इंटू 2। चूंकि डी थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो ये बनेगा u डी थीटा बाई 2 इंटू 2। इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे du की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज u इंटू डी थीटा। तुम्हें पता है ये क्वेश्चन मैंने क्लास में क्यों ना डिस्कस किया था? यही सोच के कि तुम लोगों को हो सकता है कि टेंशन हो जाए, बट तुमने पूछ दिया तो क्या करे। वो कैनन वाला क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है। ये डी आ गया u डी थीटा। अच्छा बताओ, इसी को dt से डिवाइड कर दो, तो du अपान dt इज इक्वल टू u इंटू डी थीटा अपान dt, डी थीटा अपान dt। अच्छा बताओ, इस पूरे पार्टिकल के मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन है वो सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है ना? रेडियल एक्सेलरेशन है।
तो इस पूरे पार्टिकल के मोशन में सिर्फ नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल नहीं है। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें टेंजेंशियल नहीं है, क्योंकि इस पूरे मोशन में कहीं टेंजेंशियल नहीं है। इसका मतलब कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है या इस पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन वो यही है u डी थीटा बाई डी टी, और एक्चुअल में यही किसके बराबर है, ए आर के बराबर है। अभी डी थीटा बाई टी लिखना बाकी है, इसको लिखना बाकी है। बट इतना तय हो गया कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर अगर मैं डी थीटा बाई टी निकाल लिया तो आंसर होगा u डी थीटा बाई डी टी, ये होगा। और अगर ये आ गया तो ए आर आ गया, तो वी स्क्वायर बाई आर, मतलब यू स्क्वायर बाई आर कर दूं तो क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया? यस। तो मेरे दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आ गए। पहला क्वेश्चन कि नेट एक्सेलरेशन मिल गया, दूसरा क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। अब डी थीटा बाई डी टी पे फोकस करना बाकी है कि ये वैल्यू मैं कैसे निकालूं। तो इसके लिए एक बार फिर थोड़ा सा सुनना तुम, ये जो है ये इधर मूव किया हुआ है ना, इस पिक्चर को दिमाग में रखना है। अब सुनना, ये था यहां पे और ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो मुझे बताना कि जब ये यहां पे आया था ऐसे, तो ये स्पीड यू है और ये वाला एंगल डी थीटा था, मुड़ गया था ना डी थीटा, ये डी थीटा मुड़ गया था। तो मुझे ये बताओ, अब समझना पड़ेगा कि इस डी थीटा में और इस यू डी टी में क्या रिलेशन है। तो मुझे बताना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये वाला एंगल कितना आएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। और अच्छा ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि हर वक्त इक्विलेटरल एंगल था। सुनो, हर वक्त इक्विलेटरल एंगल है, तो पूरा 60 बनेगा, पूरा 60। तो ये एंगल क्या बनेगा? 30 डिग्री। और उसके बाद जब ये यहां पाएगा और इसको अगर मैं मिला दूं ऐसे, सुनते रहना, ऐसे मिला दूं ऐसे, तो फिर इसको मिलाऊंगा तो ये भी तो इक्विलेटरल एंगल है, तो फिर क्या बनेगा? 60। तो फिर क्या बनेगा? 30 डिग्री। तो ये था 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है, और ये भी अगेन 30 डिग्री है। तो मुझे बताओ ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल में आ गया आंसर, इस ट्रायंगल में इस एंगल का सम इसके और इसके बराबर होगा। तो कोई पूछे ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये भी डी थीटा ही होगा, क्योंकि ये एंगल 30 प्लस डी थीटा है और ये 30, तो बनेगा डी थीटा बाई डी टी। तो मुझे बताओ ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर का ये जो डी थीटा बाई डी टी है वो कुछ और नहीं, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ये जो ओमेगा है इस पोजीशन वेक्टर का वो कुछ और नहीं, डी थीटा बाई डी टी है, ये है। तो अब मुझे ओमेगा निकालना बाकी। ओमेगा कैसे निकलता है? अच्छा ये वेलोसिटी u है और ये दूरी r ही होगी, क्योंकि ये भी r है तो ये लगभग r होगा, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है। अगर ये दूरी बहुत कम है तो ये दूरी लगभग बराबर होगी। तो अगर ये r है तो मैं इसको भी लगभग r बोलूंगा। अब क्वेश्चन ऐसे हो गया, देखना कि ये पॉइंट है, ये दूरी r है और ये स्पीड u है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब मैं पूछ रहा हूं ओमेगा बताओ। ओमेगा कुछ और नहीं होता है, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट u का ये वाला कंपोनेंट, दैट इज u sin 30 डिग्री, एंड डिवाइड बाई r u का साइन कंपोनेंट और r से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ गई ना, u/2r। अब हमारा सारे के सारे आंसर्स मिल गए। देखना तो नेट एक्सेलरेशन u थीटा बाई डी टी, लिखे आंसर्स। तो नेट एक्सेलरेशन a नेट इज u d theta by dt is omega, that means u square upon 2r, and this is answers। और एक और बात, r की वैल्यू हम लोग याद करो निकाल चुके थे टाइम के फंक्शंस में, तो एक आंसर ये मिल गया। सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो u स्क्वायर अपॉन 2r को मैंने लिखा था भी u का स्क्वायर अपॉन r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और नहीं 2r के बराबर है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर थे। और r मैंने u अपॉन 2r, सर ये पहले भी निकाले थे डिस्टेंस निकालते वक्त। अच्छा हाँ यार याद आया। अच्छा इसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन कौन सा तुम पूछ रहे थे मुझसे? नहीं, आज कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, आज हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। हाँ अभी अच्छा क्वेश्चन था तो कोई क्या करेगा, मतलब था तो था। अब इसके अलावा थोड़ा सा क्वेश्चन बताओ जो क्वेश्चन पूछ रहे हो। सेकेंड कैनेमेटिक्स लेक्चर 2 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था क्या? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन टाइप करो। नहीं ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन तो मेरी हालत खराब हो जाएगी,
इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने में मैं ओपनली तुमसे बोल रहा हूँ यार, बहुत मुश्किल है। मतलब वो यार वन जो लाता होगा ना उसके लिए हो सकता है, बट मुश्किल है। कैनन वाला क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अच्छा हाँ बताता हूँ। वो था, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना, कि कह रहा था कि एक पार्टिकल्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अप्रोचिंग अ फिक्स पॉइंट। ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, और एक पार्टिकल इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अप्रोच, आई थिंक अगर ये क्वेश्चन होगा तो बताना, अदरवाइज हाँ हेलीकॉप्टर वाला भी बताऊंगा। ट्रेन कैन कंप्लीट जर्नी। अब बस रुके रहो यहीं पे, क्योंकि सामने अदरवाइज दूसरे। अब इसे देखो, ये फिक्स पॉइंट है। अगर ये फिक्स पॉइंट है और एक पार्टिकल इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ अप्रोच, और कह रहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, तो ऐसे भागते भागते आएगा। उन्होंने कहा था कि मिनिमम डिस्टेंस पे उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये नेट स्पीड होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और मिनिमम डिस्टेंस पे 90 डिग्री होती है। आई थिंक क्वेश्चन यही पूछ रहा था। तो उसके बाद ये जो आएगा, और इस पोजीशन पे ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है इसके तरफ उन्होंने कहा था 3 मीटर पर सेकेंड है ये। तो पूछा गया था कि ये डिस्टेंस बताइए, मिनिमम डिस्टेंस। तो और यहां से यहां तक जाने का जो टाइम था वो दिया गया था 6 सेकेंड। तो अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो 6 सेकेंड में ये दूरी कितनी तय करेगी? 30 मीटर की दूरी तय करेगी 6 सेकेंड में। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये तो 5 है ना, तो 5 का जो कॉस कंपोनेंट होगा वही तो 3 होगा। दैट मीन्स 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स कॉस थीटा इज 3/5। दैट मीन्स थीटा इज 53 डिग्री। ठीक है, अगर ये 53 डिग्री हो गई तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज आर मिनिमम। ये 30 मीटर है और ये थीटा है, तो आर मिनिमम इज नथिंग बट 30 साइन थीटा। एंड 30 साइन थीटा 53 डिग्री है, साइन 53 डिग्री, तो ये आएगा 30 इंटू 4/5, दैट इज 24। रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद अरे क्या गलत प्रूफ किया? तो एकदम हो सकता है। सुनो, ये जो मैंने स्टार्टिंग बताया ना, स्टार्टिंग बताया ना कि अगर तुम 95 परसेंटाइल को तुम अगर ला सकते हो 2000 के अंदर, यस ला सकते हो यार, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बता रहा था। तो ये मत सोचना कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है यार, एकदम कर सकते हो। टू पार्टिकल स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल एट एंगल अल्फा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ पॉइंट्स। अच्छा वो वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था इस तरीके से था ना, ये तो लेक्चर्स में तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो लेक्चर में समझ में आ गया होगा। बैटलफील्ड्स, चलो बैटलफील्ड बताता हूं पहले। बैटलफील्ड वाला क्वेश्चन था यही ना जो हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन था इस तरीके से। चलो मैं इसमें ना ऐसे आ ही नहीं रहा ना, तुम बैटलफील्ड जिसमें एयर ड्रैग था, अच्छा एयर ड्रैग था, ओके एयर ड्रैग वाला बात करते हैं। एयर ड्रैग वाला क्वेश्चन इस तरीके से था ना कि यहाँ पे एनिमी था, एनिमी था, यहाँ से आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो स्पीड यू से एंगल थीटा से, और कहा गया था कि ये दूरी कितना हो, ये दूरी कितना हो ताकि ये पार्टिकल्स इसको हीट कर दे। तो एयर ड्रैग ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे धक्का मारेगा, तो ये ऐसे आते हुए, मतलब जब इस लाइन पे आए ना, जब इस लाइन पे आए, सुनते रहना, जब इस लाइन पे आए तो कुछ ऐसे नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे ऐसे, ताकि वो ऐसे गिरे ऐसे। डाउट होगा तो रोक देना मुझे। ये ऐसे गिरे, तो मुझे बताओ अगर ये ऐसे गिरे इसका मतलब कि सिर्फ वर्टिकल मोशन हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल। तो यहां से यहां तक अगर वर्टिकल मोशन है तो यहां से यहां तक वर्टिकल मोशन का मतलब हॉरिजेंटल वेलोसिटी।
जीरो होना होगा। तो पार्टिकल यहाँ पे आए तो Vx जीरो होना चाहिए। अगर ये ऐसे फेंका गया और सपोज करो यहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आते आते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। मतलब जहां भी इस वर्टिकल लाइन को कट मारेगा वहां पे हॉरिजॉन्टल को जीरो होना पड़ेगा, ताकि सीधे नीचे चला गया, आ गया था सर। ठीक है ना, तो ये तो एकदम सही बता रहा हूँ, dvx/dt 0.1 था। ठीक है, चलो बता देता हूं। तो इसके बाद इसमें मैंने क्या किया कि इसको x एक्सिस दिखा दिया था, इसको y एक्सिस दिखा दिया था, और यहां पे जो मैंने फोर्स लिखा था v dv/dx, dv/dx की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी dv/ds, ये दिया गया था बेसिकली dv/dx था k, ये k के बराबर था। अब मैंने क्या किया कि इसमें लिखा v मल्टीप्लाई किया था, और इसमें भी, अच्छा वो क्वेश्चन था, तो 0.1, तो ये k आ गया, यहाँ पे मैंने v मल्टीप्लाई कर लिया था, माइनस साइन इसलिए क्योंकि स्पीड घटा रहा है ये वाला फोर्स, तो इसको मैंने ऐसे रहने दिया। दिस इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, माइनस के इंटू भी लिखा था। इसके बाद यहाँ पे जाते समय इस पार्टिकल की एक वेलोसिटी को मैंने Vx बोला था और एक को मैंने Vy बोला था, याद करो। तो इधर का जो फोर्स आएगा, इधर का फोर्स रिटार्डिंग वाला, वो आएगा F टेंजेंशियल इज नथिंग बट मास माइनस m इंटू के भी। तो अब भी की जगह पे क्या लिखेंगे, Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म में बनेगा बेसिकली, क्योंकि ये अपोजिट आएगा ना, ये वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होगा। डाउट होगा तो मुझे रोक देना। ठीक है, तो ये बनेगा इतना। अब अगर इस पे मैं नेट फोर्स की बात करूं तो mg डाउनवर्ड काम करेगा, mg डाउनवर्ड काम करेगा। तो मुझे बताओ x के डायरेक्शन में फोर्स में क्या mg रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, x के डायरेक्शन फोर्स में सिर्फ इस ड्रैग फोर्स का ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला नहीं। इसका मतलब x डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा Fx, उसको क्या लिखोगे, माइनस एम के इंटू वी एक्स, के इंटू वी एक्स। और फोर्स क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्स का एक्सेलरेशन, इससे एक्स क्या आ गया, माइनस के इंटू वी एक्स आ गया। अब एक्स में लिख सकता हूं वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स इज माइनस के इंटू वी एक्स। अब ये इसको कैंसिल करेगा, यहां से डी वी एक्स बराबर बन गया माइनस के इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन, एक्स की वैल्यू जीरो पे, वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा थी, आप यहां लिखेंगे यू कॉस थीटा, और एक्स बराबर रेंज ना, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो एक्स में टोटल इतना दूरी तय करेगा। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है, चाहे ये लिखो, ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर है, तो इसको आर पे एक्स की वेलोसिटी जीरो कर देंगे। यहां से आएगा यू कॉस थीटा, माइनस साइन, ये माइनस को कट करेगा तो के इज टू आर बनेगा। पूछे आर, तो आंसर इज यू कॉस थीटा अपन आर के, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे था। टू पार्टिकल्स स्टार्ट सिमिलरली फ्रॉम अ सेम पॉइंट। अच्छा, लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकेंड, लेक्चर्स 2 क्वेश्चन नंबर, लेक्चर्स 2 में टेलीग्राम का तो मुझे आइडिया नहीं है। टू पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, ओके। अच्छा ये देखो, इस क्वेश्चन में तुम लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ठीक ठाक क्वेश्चन है, समझ रहे हो। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसको भी ना तुम कायदे से देखो तो स्पेशली 2000 रैंक या एक 1500 रैंक, उनके लिए तो हर हाल में इसको समझा, मतलब समझाया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। हाँ, मैथ भी लाइव होगा। कह रहा है टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव अलोंग द टू स्ट्रेट लाइन, वन एट एंगल अल्फा ईच अदर। मतलब इस तरीके से एक को मान लो एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है एंड दूसरा ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे, और बीच का एंगल आई थिंक अल्फा था।
वन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी स्पीड यू मान लो, एंड अदर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, इसका एक्सेलरेशन ए है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, वो टू इंक्लाइन वाला भी बताता हूं। अब देखो चैट पढ़ना, इस तरह नहीं पढ़ पाऊंगा, इधर देखो, ये इसकी पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल ए है, और क्वेश्चन क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी, फ्रेम की तो बात हो रहा है, फ्रेम की बात हो रहा है, तो किसी एक पार्टिकल के फ्रेम पे जाओ। चलो बी के फ्रेम पे आते हैं। बी के फ्रेम पे आने पे जब तुम ए को देखोगे, ए को देखोगे तो ये उल्टा हो किसको मिलेगा ना, बी के फ्रेम से मैं ए को देख रहा हूं, सुनना, बी के फ्रेम से मैं ए को देख रहा हूं, ये बी है, बी पे खड़ा होकर अगर मैं ए को देखूं तो ए की तो वेलोसिटी ऐसे ही रहेगी, और बी की वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, तो रिवर्स करेंगे मतलब नहीं, एक्सेलरेशन रिवर्स होके ऐसे आएगा, ऐसे। तो मुझे ये बताओ, और ये एंगल अगर आगे बढ़ा दूं तो एंगल अल्फा बनेगा, इसका मतलब बी रेस्ट में आ चुका है। अब बी को लग रहा है कि ए की इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है। ओके, अब ये चीज आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। हाँ एकदम सही करो, एक्सेस चेंज कर दो ना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तुम लोग एकदम पढ़ने में अच्छे हो, समझ रहे हो, कहता रहा हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन होती ना तो कहां से कहां जाते हैं हम लोग। अगर ये स्पीड u है ना और ये है, देखो ये एंगल ना ऑप्ट्यूज, मतलब ये पैरेलल नहीं है, दैट मींस मोशन विल बी पैराबोलिक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पैराबोलिक होगा। और अभी देखो हिमांशु ने बोला कि सर एक्सिस चेंज कर दो, चेंज करो ना, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। इसको चेंज करने का मतलब है ना, इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा के ऐसे कर दो, सो दैट ए वर्टिकल हो जाए, तो ए वर्टिकल हो गया और यू ऐसे हो गया, और ये वाला एंगल क्या है, अल्फा, ये एंगल अल्फा हो गया। देखो ए और यू के अपोजिट के साथ एंगल अल्फा है, मैंने एक्सिस को चेंज कर दिया ऐसे। अब देख सकते हो कि दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, कि एक्सेलरेशन ए ऐसे है और स्पीड ऐसे, तो दिस मोशन विल बी प्रोजेक्टाइल। मतलब पार्टिकल ऑब्जर्वर बी को लग रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो मिनिमम स्पीड कहाँ होगी, टॉप पे होगी। तो अगर ये यू है और ये अल्फा है तो बनेगा यू साइन अल्फा, तो टॉप की स्पीड होगी यू साइन अल्फा, एंड दिस इज मिनिमम रिलेटिव स्पीड, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन जो भी स्पीड होगा वो रिलेटिव ही तो होगा, अच्छा ए डॉट भी इज लेस देन 0 देन पाथ इज कर्व, ये चीज नहीं, ऐसे लिखना। तो अगर ए डॉट भी, मतलब ऐसे लिखेंगे, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल एंटी पैरेलल, दैट मींस इसका मतलब है कि ए ऐसे है और बी ऐसे है, या ए ऐसे है और बी भी ऐसे है, तो इस केस में जो मोशन होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन हो। दूसरा, इफ ए इज नॉट पैरेलल टू बी, मतलब नॉट पैरेलल टू बी, एंटी पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं, ये कंडीशन है, तो इस केस में मोशन पैराबोलिक होगा, लेकिन ए कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ए कांस्टेंट है तो मोशन पैराबोलिक होगा। और इसी बात को तुम बैक से भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट से, कि अगर ए डॉट भी की जो वैल्यू है या तो ए भी हो या माइनस ए भी हो, मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। इस केस में अगर ए डॉट भी नॉट इक्वल टू ए भी या नॉट इक्वल टू माइनस ए भी, द मोशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मोशन पैराबोलिक होगा। दिस इज द कंडीशन। हाँ ओके, तो ये समझ गए होगे आप। तो इसमें पहला तो क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमम स्पीड, तो यू साइन अल्फा, एंड सेकेंड कहा गया था कि एट द सेम टाइम फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, तो ये क्या होगा, यही तो दूरी है, तो ये मैक्सिमम हाइट होगी और ये रेंज का आधा होगा, तो ये दूरी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बाई 4, और यही आंसर है। एच और आर का फॉर्मूला रख दो। अच्छा हाँ यार, ये PYQ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना तुम लोग इधर उधर। क्या करना है, पहला काम, जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ उनके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जो तुम्हारा टारगेट है उसी टू इंक्लाइन बता रहा हूँ, जो तुम्हारा टारगेट है वो तो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। तो लेक्चर्स तुम्हें अटेंड करना ही करना है, DPP जो मिल रही है उसको टेस्ट की तरह से देना ही देना है। PYQ एकदम मत छोड़ना,
अब PYQ आपको करना है 2010 से लेके 2022 तक का टारगेट अभी रखो। PYQ मुझे ये करना है, ये 3 चीजें प्लीज करना ही करना है। सर योर फेवरेट चैप्टर कौन सा है? फेवरेट चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं, वो इंक्लाइन वाला बताता हूं। इंक्लाइन वाला जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था। अभी जो इंक्लाइन का क्वेश्चन है ना, इसको भी तुम मान के चलो, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ये भी 60% से कम लेवल पे नहीं है, ये 60% है, मतलब 2-2,500 रैंक वाले बच्चों के लिए हर हालत में है। तो ये इंक्लाइन था, आई थिंक एंगल ना अल्फा दिया गया था ना शायद, बताता हूँ क्वेश्चन में। अच्छा, कैनल वाला क्वेश्चन बताता हूँ, कैनल वाला भी मिल गया। एंड टू इंक्लाइन वाला क्वेश्चन मुझे दिख ही नहीं रहा क्या था वो क्वेश्चन, कुछ बताओगे क्या था? वो कुछ ऐसा था ना कि शायद, अब मुझे सिर्फ याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था। ये एंगल अल्फा था, ये भी एंगल अल्फा था, 20 की दूरी 2x थी, और यहाँ से प्रोजेक्ट करना था। अच्छा हाँ, ये पूछा गया था कि इस थीटा की वैल्यू कितनी हो ताकि इसको भी, इसको टच करे, ग्रेज करे, ऐसे ऐसे ग्रेज करे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर टकराए, परपेंडिकुलर टकराए। अब देखो, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें कई जगह कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट। सर यू कैन ब्रिंग द डाउट ऑन द स्मार्ट बोर्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखता हूँ। अब इसमें ना अगर तुमने अटेम्प्ट किया होगा तो हो सकता है कि एक, अब देखो इसमें 2 अप्रोच होता है। पहला जो अप्रोच है उसमें कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट होता है कि लगता है कि अरे यार छोड़ दो, छोड़ दो। एक्चुअली में वहां पे देखो, एक जगह मैंने वो किया था वीडियो में ना, पॉज किया होगा तो अगली चीज आई होगी। एक्चुअली में उसमें ना पहला जो मेथड मैं यूज कर रहा था उसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा जा रहा था, तो वो हो सकता है तुम्हारे साथ भी कहीं दिक्कत आ गया हो। बट जो सेकेंड अप्रोच मैंने यूज किया था उससे तुरंत हो गया था। तो ये भी है, ट्रिग्नोमेट्री किसमें इजी, कभी कभी इजी होती है, कभी कभी डिफिकल्ट होती है, तो इसको टच करने यहाँ पे परपेंडिकुलर टकराना था। तो देखो, अब मैंने इसको यहाँ से, इसको ओरिजिन माना, इसको ऐसे मैंने बढ़ा दिया, तो इस इंक्लाइन के पैरेलल एक्स एक्सिस, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस दिखा दिया। अच्छा, अब इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा इंक्लाइन के डायरेक्शन में, इंक्लाइन के डायरेक्शन में होगा, डाउट होगा तो मैसेज कर देना, जी साइन अल्फा होगा, और ये होगा जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा होगा। ओके, अब ये एक तरह से देखो कि इस इंक्लाइन पे ये मैक्सिमम हाइट है, तो अगर ये दूरी की बात करूं और चाहे इस डिस्टेंस की बात करूं, बराबर है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अच्छा, अगर ये 2x है तो ये तो x है, मिड पॉइंट। अगर ये x है, ये अल्फा है, तो बनेगा x साइन अल्फा। अगर ये x है, ये अल्फा, तो बनेगा x साइन अल्फा, क्योंकि 90 हाइपोटेनस है, तो ये हो गया x साइन अल्फा, तो x साइन अल्फा ये बन गया। तो x साइन अल्फा इज मैक्सिमम हाइट, एंड मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u का स्क्वायर साइन स्क्वायर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये बनेगा पता है कितना? ये पूरा एंगल थीटा है ना, नहीं ये थीटा पता क्या था, समझ गया, ये थीटा उन्होंने दिया था इंक्लाइन के साथ, याद करो, मतलब इंक्लाइन के साथ ये वाला एंगल थीटा उन्होंने दिया था। तो ये थीटा, ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g कॉस अल्फा, ये लिखेंगे। यही अप्रोच आप बताए थे, हाँ। तो कहीं लगे गड़बड़ तो बताना, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है मुझसे। तो x का साइन अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g कॉस अल्फा, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। ओके, ये लिख लिया। इसके बाद सुनना, ये पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे, अब एक चीज तुम कभी करके देखना घर पे, हो सकता है कि तुमसे भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जैसे मुझसे हुआ था। सर स्टडिंग रोटेशन, रोटेशन पढ़ते तो देखते ना, रोटेशन भी इजी चैप्टर है। यहाँ पे देखो पार्टिकल टकरा रहा है ना, तो मैं कैलकुलेशन तुम करके देखना, हो सकता है डिफिकल्ट हो, क्योंकि मैं देखा हूं एक बार। यहाँ पे x के अलॉन्ग, इस x के अलॉन्ग वेलोसिटी 0 करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लो,
इस डिस्प्लेसमेंट के सहायता से। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट आता है तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से करोगे तो टी आ जाएगा, और यहाँ का वी एक्स 0 कर देना। अब सॉल्व करना, देखना वो कैलकुलेशन मुश्किल होता है, वो मुश्किल होता है, बट इजी कैलकुलेशन क्या होगा। अच्छा, पार्टिकल यहाँ पे गिरेगा तो क्या फर्क पड़ता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल, अब इजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वो कैलकुलेशन जो ऐसे लग रहा है, जो इसके अलॉन्ग 0 कर दिया स्पीड, ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी एक्स में लगा लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए वाई में यू टी प्लस हाफ एट लगा दिया, ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट करता है। सर आपके लिए इजी, मेरे लिए पहला अप्रोच इजी नहीं था, पहला अप्रोच डिफिकल्ट लगा था, तभी तो बीच में वीडियो कट करना पड़ा था। चलो कोई बात नहीं, ये स्पीड अगर u है, ठीक है, और ये एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बनेगी u का कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। डाउट होगा तो रोक देना मुझे, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे गिरते समय सिर्फ वेलोसिटी वर्टिकल रहेगी, सिर्फ वेलोसिटी वर्टिकल रहेगी। अच्छा बताओ, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा बनेगा, ये भी एंगल अल्फा बनेगा, तो और ये अल्फा है तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस अल्फा। अच्छा, यहाँ पे नेट स्पीड सिर्फ वी वाई है, तो इस वी वाई का, क्योंकि वी वाई नेट स्पीड है, ये नेट स्पीड नहीं है, इट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इस पार्टिकल का यहाँ पे, तो ये नेट स्पीड है क्योंकि परपेंडिकुलर टक्कर मार रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट इतना होना चाहिए। तो वी वाई का कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा करोगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए, दैट इज यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये बनेगा। अब वी वाई निकालना है, तो वी वाई निकालना है तो मैंने वाई का डायरेक्शन लगा दिया, v का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2as, वाई का डायरेक्शन में, तो वाई में वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई में u की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा देखो, ये u है, ये एंगल थीटा है, तो बनेगा u साइन थीटा, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a, वाई के डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, g cos अल्फा है, इनटू 2as, ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये ओरिजिन है तो वाई डायरेक्शन ये है, और गिरा यहाँ पे, तो क्या डिस्प्लेसमेंट यही हुआ, ये वाला और ये वाला बराबरी तो होगा, ये और ये। तो अगर ये x है, ये अल्फा है, तो ये जो दूरी होगी ये, या मैं ये कहूँ ये दूरी बराबर, तो ये x है, ये अल्फा है, तो बनेगा x साइन अल्फा, x साइन अल्फा। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा x साइन अल्फा, और x साइन अल्फा की जगह पे मैं ये वैल्यू रखने जा रहा हूँ, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अब वी वाई की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ पे रखो, तो स्क्वायरिंग है ना, तो बनेगा u का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई, ये बनेगा साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से आएगा अगेन u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा g से g कटेगा तो ये भी कट गया, 2 से 2 कट गया, ये बन गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या गलती हो रही है, यस, माइनस एक्स बनेगा। कितने समझदार हो तुम लोग, गुड। क्लियर। अरे जानते हो, ये जूम पे इंटरेक्शन जो सामने वाला होता है ना, वो क्लास हमेशा अच्छी होती है, रिकॉर्डिंग से बहुत अच्छी होती है। हाँ तो क्या आंसर, अब यहाँ से देखो यू स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर इसको इधर बेस के सॉल्व कर लेना, इसको आपका आंसर मिल जाएगा। तुम लोग पढ़ने में सही में अच्छे हो, ऐसा नहीं है, एकदम रियल में अच्छे हो, सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद कैनन वाला प्रॉब्लम बताता हूँ। कैनन वाला जो क्वेश्चन था ना, वो था एक कैनन का क्वेश्चन, इरडो का क्वेश्चन था। वो इस तरीके से दिया हुआ था कि यहां से एक पार्टिकल को आपने फेंका एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री पे, तो जब इसको 60 फेंका तो ये ऐसे आया, जब इसको 45 पे फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगा, स्पीड वही है तो रेंज ज़्यादा तय करेगा। ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री था, तो यहाँ पे तो इंटरसेप्ट है ना, तो जहाँ पे दोनों का पाथ आपस में इंटरसेप्ट करेगा, कोलिजन वहीं पे होना है, कोलिजन वहीं पे होना है।
तो आप इसको y एक्सिस मान लीजिए, इसको x एक्सिस मान लीजिए, और दोनों पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख दो। इस पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, मान लो पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, तो पार्टिकल 1 का जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बनेगा, पार्टिकल 1 का ये बनेगा y बराबर x tan थीटा, ये एंगल 45 है तो tan 45 डिग्री माइनस जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर अपन टू यू का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये लिख लिया। और इसका जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x tan 60 का स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा भी दूसरे अप्रोच हो सकते हैं जिसे तुम कर सकते हो ये। अब इस दोनों को इक्वेट कर दो, जैसे इक्वेट करेंगे तो मुझे x मिल जाएगा, जैसे इक्वेट करोगे ना इसको इसको, आपको x मिल जाएगा। देखो x मिल गया, इसका मतलब कि दोनों पार्टिकल जहां टकरा रहे हैं उसका ये डिस्टेंस x मिल गया। अब ये स्पीड u था और ये भी स्पीड u है, तो मैं कहा कि इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने का जो टाइम वो t है, तो डिस्प्लेसमेंट x क्या होगा, x बराबर ये बनेगा पार्टिकल u का कॉस कंपोनेंट 45 डिग्री, डाउट होगा तो मैसेज करना, u cos 45 डिग्री इंटू t1, इतने टाइम में ये पार्टिकल पहुंचेगा, और ये पार्टिकल यहाँ पे कितने टाइम में पहुंचेगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू u cos 60 डिग्री इंटू t2। इसका मतलब कि ये पार्टिकल थोड़ा देर पहुंच रहा है, ये पार्टिकल पहले पहुंच रहा है, तो दोनों का जो गैप है अगर उसको यहीं पे एडजस्ट कर दें तो दोनों साथ साथ टकराएंगे। ये तो इजी है सर, हाँ इजी तो था, बट एडो का क्वेश्चन था, इजी इसलिए क्योंकि तुम्हें इजी लग रहा है। ठीक है, तो ये T1 टाइम में जा रहा है ये वाला, और ये वाला T2 टाइम में जा रहा है, तो दोनों का जो गैप है, दोनों टाइम का जो गैप है वही गैप यहाँ पे मेंटेन कर दोगे, तो फिर वो एक साथ पहले पहुंचेंगे। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इसको फेंकना होगा, और इसको फेंकेंगे T1 माइनस T2 टाइम बाद, तो ये अभी रास्ते में होगा, और इसको फेंका T1 माइनस T2 टाइम पे, तो दोनों ऐसे जाएंगे, ऐसे टक्कर मार देंगे, तो गैप होना चाहिए T1 माइनस T2। हाँ 2x नहीं लिखोगे ना, x ही लिखेंगे। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ये दूरी 2x है, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है ना, अगर ये ओरिजिन है और ये मिड था तो ये ओरिजिन है, एंड दिस इज द x एक्सिस। तो ये x है, ये अल्फा है, तो यहां गिर रहा है ना, तो x एक्सिस से ये दूरी लिखोगे ना आप, तो अगर ये x है तो बनेगा x साइन अल्फा, दिस इज द x साइन अल्फा। ठीक है, हाँ मेरा डाउट बताओ, पूछो तो, मैसेज करो। सर थ्योरी क्लियर नहीं है, थ्योरी का लेक्चर एडवांस के लिए, एडवांस के लिए थ्योरी का लेक्चर इस समय देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, इसमें कैनन 1 पॉइंट लेक्चर्स 2 क्वेश्चन नंबर 11 स्मॉल कैनन, अच्छा लेक्चर्स 2, अच्छा इसके बाद हम लोग सीधे लॉज ऑफ मोशन पाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं है यार, स्मॉल कैनन क्वेश्चंस मैसेज कर सकते हो क्या? कोई दूसरा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिख रहा। हेलीकॉप्टर तो इजी क्वेश्चन था। युग सर को मिला दो एक बार, युग सर को अभी कैसे मिला दें, युग सर तुमसे मिल लेंगे बाद में जब उनकी लेक्चर्स आएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, और कोई क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चंस? कैनेमेटिक्स लेक्चर 3 होमवर्क, अच्छा लेक्चर 3 में होमवर्क का क्वेश्चंस अब कल से ना मैं, तुम जो मैसेज करते हो मैं अलग से मेंशन कर लिया करूंगा। लेक्चर 2 का लास्ट क्वेश्चन, तो जब तक पता नहीं चलेगा कैसे यार, लास्ट क्वेश्चन क्या था लेक्चर 2 का? ओके
एनएलएम मंकी क्वेश्चंस। अच्छा कल से ना, नेक्स्ट लाइव क्लास से ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट लाइव क्लास से ना मैं वही पीडीएफ लेके आया करूंगा, मंकी वाला क्वेश्चंस। अच्छा कैनेमेटिक्स में एनएलएम का लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 6 सर्कुलर मोशन वाला। अच्छा एनएलएम वाला बताता हूँ, लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर डेंजर जोन। अच्छा ओके गॉट इट, डेंजर जोन वाला क्वेश्चन वो बताता हूँ। डेंजर जोन का जो क्वेश्चन था वो लेक्चर 1 में था क्या, लेक्चर 2 में था? डेंजर जोन वाला क्वेश्चन क्या था यार, मतलब कुछ ऐसा था। देखो मेरे पास में क्वेश्चंस ऐसे आ रहा है ना कि एक सेकंड रुको थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्लास से ना ओरिजिनल क्वेश्चन में लेकर आया करूंगा, अब वो दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड बस, लेक्चर्स 1। देखो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, लेक्चर 1 था या लेक्चर 2 था? केरला वाला क्वेश्चन बता दो फिर चलते हैं उस पे। अच्छा एक काम करता है, जो क्वेश्चंस पता है वही पहले कर लेते हैं। हाँ अगले लाइव क्लास में ना सारे डाउट्स ना एक एक जगह कर लिया करेंगे। डिस्प्लेसमेंट विंड ड्यू टू द विंड डिस्प्लेसमेंट वाइंड। हाँ अभी तो रैंडम हो गया, फर्स्ट क्लास तो रैंडम ही हो गया। कैनेमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चंस में, अच्छा एक काम करते हैं, हम पहले लॉज ऑफ मोशन में आते हैं, एक एक करके चलो लॉज ऑफ मोशन में चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है। और अब की बार ना तुम क्या करना कि ऐप पे जब मेंशन कर दोगे तो मुझे बता देते हैं लोग, तो ऐप पे जब मेंशन करके ये क्वेश्चन था तो मैं उसको नोट कर लूंगा अलग से लाइव क्लास के लिए। लेक्चर नंबर 1, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 पे आते हैं। वन सेकेंड, लेक्चर नंबर 1। एनएलएम का लेक्चर नंबर 1 अभी बताओगे तुम लोग? लेक्चर नंबर 1, एनएलएम लेक्चर नंबर 1। चलो लेक्चर नंबर 1 में कोई क्वेश्चन बताओ तो। लेक्चर लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 1, सर टेंशन मेथड किस वाले में? लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 सर्कुलर मोशन वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 सर्कुलर मोशन वाला। हम्म लेक्चर नंबर 1 में सर्कुलर मोशन क्वेश्चन पढ़ोगे तब तो। एक बार क्वेश्चन टाइप कर सकते हो क्या, टाइप कर दो तो मैं बता दूं। क्वेश्चन अगर टाइप कर दो ना तो मैं बता, थोड़ा बहुत आइडिया दे दो। हाँ आप पीडीएफ स्मार्ट बोर्ड पर ही
ओपन क्या करेंगे? अच्छा हाँ यार, एक काम करते हैं, कितने सही कह रहे हो तुम। एक सेकेंड, मेरे पास पीडीएफ है, सही बात है। अब एक काम करो तो, ये क्वेश्चंस, ये एकदम सही तुमने कहा, अब बात समझ में आ गई। ओके गुड, सही बात है। चलो ये क्वेश्चंस बताने हैं, ये क्वेश्चंस। हाँ अभी तो हो गया ना, कोई बात नहीं। स्ट्रिंग में कांस्टेंट, ये क्वेश्चंस, ये बताने हैं। थ्री आइडेंटिकल सिलेंडर ना, वो मैं बता दूंगा। ये बताने हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा उस पर तुमने बोलना, कौन सा क्वेश्चन है। अब ये ना मुझे सीखना पड़ेगा, पोल कैसे करवाते हैं। सर एनएलएम पर आ जाओ, सही करो तो इसमें एनएलएम के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन था क्या? ये मैंने नहीं करा था। अच्छा थोड़ा सा वेट करो, मैं एक बार वो कर लूँ, एलएनएम लेकर आता है। इधर वो कहाँ पे गया? दूसरा पीडीएफ निकालना है, इसमें लगाना है। हाँ, नहीं उसको यहाँ पे होगा दूसरा पीडीएफ, इसमें दूसरा पीडीएफ होगा, वो भेजो ना जो लगाता था इसमें। वो कहाँ गया? इसमें तुम दूसरा पीडीएफ लगाना है। तुमने बंद कर दिया क्या? हाँ तो आ गया ना, तुम इस पे आओ ना पहले एक बार। क्या कह रहे हो? इसे पीडीएफ लगाओ ना तुम जाके। हाँ जा सकते हो, आओ तो तुम। वहाँ पे वीडियो दिख ही नहीं रही। तुम्हें नहीं भेजा होगा, वो जो पहले लगाता था ना, क्या नाम था उसका? अरे प्रेमचंद। अरे मैं, तुम अपना ओपन करो पहले। नंबर बताओ तो, तुम नंबर भेजो ना अपना एक बार, अपना नंबर बोल सकते हो। तुम अपना नंबर बताओ ना, क्या दिक्कत है? इसे लगाओ तो। हाँ तुम छोड़ दो, मत हटाओ, मैं इस पे देख लूंगा, तुम बस स्टार्ट कर दो वहाँ पे। हेलो, वीडियो ऑन कर दिया, ठीक तो?
अच्छा, लॉज ऑफ मोशन में इसमें देखना, तो इसमें तुम्हें डाउट बस बोलना होगा। अच्छा, इसमें पोल कैसे होता है? इसमें पोल कैसे होता है, पोल? अच्छा, इसमें बताओ यार तुम, ठीक है अगले क्लास की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है मैं समझ लूंगा। इसमें डाउट है किसी को बताना है इसमें? ये क्वेश्चन था। ये अच्छा चलो हम एक एक करके ना डिस्कस कर ही देते हैं। ये क्वेश्चन था, इसे बताना है। मार्सलेस रॉड वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से ना इसको समझ लेंगे कि कैसे होता है ये। मतलब इस तरह चैट बॉक्स में कभी लाइव क्लास तो नहीं लिया मैंने। इसे बताना है। नो। ये ये वाला। 3 सिलेंडर वाला ना, मैं बताता हूँ 3 सिलेंडर वाला। वेज पेंडुलम वाला, अच्छा ओके समझ गया। एक सेकेंड तो। देखो मैं बताता हूँ, जो जो क्वेश्चन थे ना उसमें से, एक तो क्वेश्चन ये था 3 सिलेंडर वाला, ऐसा था। इस तरीके से था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक इंक्लाइन था और ये ऐसा था। एक वेज था इस पे, नहीं, और यहाँ पे एक पेंडुलम हैंग कर रहा था मास एम का। ये क्वेश्चन था, है ना? ठीक है। अब इसमें पूछा गया था कि इस एफ की वैल्यू बताइए। एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम, ताकि ये सिस्टम मतलब सारे के सारे कांटेक्ट एक दूसरे के साथ रहे और पूरा सिस्टम एक साथ भागे, पूरा सिस्टम एक साथ भागे। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैंने क्या सोचा। एक तुम्हें खुद सोचना है कि अगर ये एफ बहुत कम होता, अगर ये एफ बहुत कम होता तो पता क्या होता कि ये इसके बीच में धस जाता, बीच में धस जाता। जैसे कि अगर घर पे कहा था ना 3 बॉटल हो, अगर 3 बॉटल तुम लेते हो, 3 बॉटल अगर तुम लेते हो ऐसे 3 बॉटल, एक बॉटल ऐसे, बॉटल ऐसे, एक ऐसे, तो अगर हल्का सा प्रेस करोगे, हल्का सा प्रेस, तो बीच में धस जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से मैं फोर्स लगाता हूं, इस फोर्स की वैल्यू बहुत कम है तो बीच में धस जाता, बीच में धस जाता, सेपरेट हो जाता। इसका मतलब एफ मिनिमम के केस में, एफ मिनिमम के केस में ये कांटेक्ट ए ब्रेक होगा, ये ब्रेक करेगा। और अगर इसको बहुत
तेज धक्का मारो, बहुत तेज धक्का मारो, तो ये इधर आना चाहेगा, इधर आना चाहेगा, तो यहां पे कांटेक्ट ब्रेक करेगा। ये घर पे रख के देख लेना, एक सिलेंडर, एक सिलेंडर, एक और सिलेंडर, और खूब तेज धक्का मारो, देखो ऊपर वाला सिलेंडर पीछे जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर एफ मैक्स लगा रहे हो, एफ मैक्स लगा रहे हो, तो ये कांटेक्ट बी है, तो बी को ब्रेक करना है, बी को ब्रेक करना था। अब इसी पे बेस होके अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। देखना, तो सबसे पहले एफ मीन निकालना है। अगर आपको एफ मीन निकालना था, अब ब्रेक यहां पे करना है, तो सुनना, क्रिटिकल केस में, क्रिटिकल केस में, जो क्रिटिकल केस होगा उस केस में ये एफ इतना होना चाहिए कि तीनों जस्ट साथ जा रहे हो और यहाँ का एन जस्ट 0 हो, यहाँ का एन जस्ट 0 हो, ताकि बीच में आना चाहे। तो अगर आइडेंटिकल मास है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, f/3f, इतना आएगा। अब ये तीनों का एक्सेलरेशन इतना है, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक होगा, दैट मीन्स एन यहाँ पे 0 जाना है। अगर यहाँ पे एन को 0 जाना है, तो मैंने क्या किया, इसकी एबीडी बनाई, सिर्फ इसकी एबीडी आगे वाले की। अगर मैं इसकी एबीडी बनाऊं और यहाँ पे एन को मुझे 0 करना है, तो इससे तो एन आएगा ना ऐसे, इसके ऊपर इस कांटेक्ट से एन ऐसे आएगा एन। अब देखो, अगर मैं इसके सेंटर को आपस से मिला दूं ऐसे, तो ये सारे 60 डिग्री हैं, तो इसको भी आगे बढ़ा दो, तो ये भी क्या आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है ना, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल से क्या होगा 60 डिग्री होगा। यह है एन। अब तुम देखना, इधर का तो एन रहेगा नहीं, फिर एन का कॉस 60, एन कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन f/3m। तो यहाँ से 1/2 बनेगा, तो एन की वैल्यू क्या बनेगी 2f/3, इक्वेशन नंबर 1। अब एक और चीज देखो, इसकी मैं एबीडी बनाऊंगा, इसकी एबीडी। अगर मैं इसकी एबीडी बनाऊं, इसकी एबीडी, तो इसमें पता है इसको साथ कर लो। फायदा ये हुआ कि इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन इंटरलिंक तरफ से गायब हो जाएगा, अदरवाइज मुझे इस एन की भी जरूरत पड़ जाएगी, इस एन की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस स्फीयर को और इस स्फीयर को एक साथ कर दिया, एक साथ कर दिया, इसको, और यहाँ से फोर्स मैंने एफ लगा दिया, एफ लगा दिया, ये इस तरीके से यहाँ से फोर्स एफ लगा दिया। और यहाँ से तो एन आएगा नहीं, 0 है, ये वाला एन जो ये है वो इसके ऊपर एन ऐसे आएगा, और हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका कितना रहेगा 60 डिग्री। ये कंडीशंस होल्ड कर रहा होगा। अब इसके सिस्टम में नेट फोर्स F बराबर सिस्टम पे, अच्छा F में से घटाना पड़ेगा ना, ये n है, तो n का cos 60 घटाएंगे, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स और टोटल मास m और m 2m बनेगा, इनटू एक्सेलरेशन सिस्टम का, वो एक्सेलरेशन कितना है f/3m, तो f/3m ये रहने देंगे। तो यहाँ से बनेगा f माइनस n/2, तो यहाँ से बाई 2 कर दो, तो ये बनेगा f/3, f माइनस f/3, क्योंकि n की जगह पे ये रखेंगे, इज इक्वल टू, अच्छा यहां से देखो 2f/3 आ गया, 2f/3, कुछ गलत नहीं, सही चीज तो आया, सही चीज तो आया, कुछ गलत नहीं है, बट आंसर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर नहीं आया तो। एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, इसको यहां से हटा दो, नहीं आया आंसर तो मत है, यहां से भी एक n1 दिखाएंगे इस तरीके से, तो इस वाले स्फीयर के बीडी में n ऐसे आएगा, n1 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो n1 मैंने ऐसे दिखा दिया, और ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री, डाउट होगा तो बता देना, इसको लिखेंगे mg, ठीक है। अब इसमें चूंकि ये y में तो मोशन नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, इक्वेशन क्या बनेगा n1 cos 60 डिग्री माइनस n1 cos 60, n cos 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, n cos 60 डिग्री इज इक्वल टू इसका मास m इनटू इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या है f/3m है, f/3m, तो m से m कटेगा। अच्छा एक काम करते हैं, बट अभी आंसर आया नहीं है, ठीक है, नहीं आया तो अभी नहीं आया, बट आएगा इतना मुझे पता है। ये भेज दो, तो बन गया 2f/3, अच्छा ये बन गया इतना। अच्छा y में फोर्स इक्वेशन बैलेंस करो, तो बनेगा n1 sin 60 और n sin 60, तो n1 sin 60 √3/2 प्लस n sin 60 √3/2, यहाँ से लिखेंगे √3/2, एंड दैट इज इक्वल टू mg, y में फोर्स बैलेंस कर दिया। अब एक काम करेंगे, मैं ये चाहता हूँ, यहाँ से आ गया n1
प्लस एन इज इक्वल टू 2 mg अपान √3। तो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं n1 को हटाना चाहता हूँ ताकि, अच्छा यहाँ से देखो, अगर n उठा के मैं 2f/3 रख दूँ तो हमारा n1 कितना आएगा, यहाँ से n1 आ जाएगा, n1 2f/3 इधर भेजेंगे तो बनेगा 4f/3। ठीक है, अब ये n1 उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो n1 रख दिया 4f/3 और n किसके बराबर है, तो 2f/3 है। देखो आ गया ना आंसर, इसमें घबराने की जरूरत होती नहीं है। ये 2, अब ये 4 2 6, 2 से 2 f की वैल्यू कितनी आ गई, mg/√3 एंड दिस वाज योर आंसर। ये मिनिमम f का केस था, ये मिनिमम f का केस था। अब बात करना है मैक्सिमम f का केस। अब हमें निकालना है मैक्सिमम केस। अगर इस f को मैक्स लगाओगे तो ये कॉन्टेक्ट लीव करेगा, यहाँ कॉन्टेक्ट लीव करेगा, तो अगर यहाँ का कॉन्टेक्ट लीव करेगा तो सिर्फ इसकी एबीडी बनाओ, सिर्फ इसकी एबीडी। देखते हैं ना क्वेश्चंस को, एबीडी बनाते हैं, सिर्फ इसकी एबीडी बनाते हैं। तो अगर इसकी एबीडी बनाओगे तो यहाँ से n ऐसे आएगा, दैट वाज मान लो n4 है, बट कॉन्टेक्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पे तो n आएगा नहीं, और mg मैं ऐसे दिखाऊंगा। अच्छा ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अब इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेशन लिखो, तो n4 sin 30 इज हाफ बराबर इसका मास m इंटू इसका एक्सेलरेशन f/3m। तो यहां से n4 की वैल्यू हो जाएगी 2f/3। अब y में फोर्स बैलेंस कर दो, तो n4 का sin 30 इज हाफ और mg को बैलेंस करेगा इससे। अच्छा n4 का cos 30, ये इक्वेशन n4 का sin 30, 1 सेकेंड, यहां से क्या है n4 इक्वल टू 2f/3। ओके, फिर y में फोर्स बैलेंस करो, तो n4 cos 30 √3/2 किसको बैलेंस करेगा, mg को। अब n4 उठा के यहाँ पे रख दो, तो 2f/3 एंड √3/2 बराबर mg। तो इससे f की वैल्यू क्या मिल गई, 2 से 2 कटा, ये √3 कटा, √3 mg। ठीक है, तो दिस इज द मैक्स फोर्स एंड दिस इज द मीन फोर्स। ये आंसर थे। हाँ वो जो क्वेश्चन आया था ना फिंगर वाला, वो रियल में अच्छा था। इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे। अच्छा इसके बाद ना, ठीक है ये लेक्चर था ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मैं बता देता हूँ कि जो तुम ऐप पे मैसेज किए रहोगे ना, मैं मंगवा लूँगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन के डाउट है वो PDF में नेक्स्ट क्लास से लेते आऊँगा, तो उसको मैं प्रॉपरली डिस्कस कर दूंगा, वो इशूज़ नहीं है। हालांकि उसमें भी अगर तुम सही से देखो तो वो आपको वीडियो जो होता है ना, जो रिकॉर्डेड होता है, वो भी कोशिश किया गया होगा कि प्रॉपरली आपको समझाया जाए, तो वहाँ से भी समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये एंगल थीटा था, इसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है। क्वेश्चन में कहा गया था कि सिस्टम को रिलीज करेंगे सिस्टम को जब रिलीज करेंगे तो उस समय पे इसका एक्सेलरेशन कितना है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था। ठीक है, तो चलो हमें बात करनी थी, आई थिंक इसका एक्सेलरेशन पूछा गया था ना, इसी का एक्सेलरेशन पूछा गया था रिलीज करते टाइम पे। तो देखो अब मैंने क्या सोचा, मेरे दिमाग में बात आ रही है कि जब मैं इस सिस्टम को हाथ से हटाऊंगा और ये जब भागेगा तो ये रस्सी टाइट रहेगी कि ढीली हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, रस्सी टाइट होगी या ढीली रहेगी। ठीक है, ये समझना है। तो ये कैसे मैं समझा, जब मैं कंफ्यूज हूं कि स्ट्रिंग टाइट होगी कि स्लैक होगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि स्लैक होगी कि टाइट होगी। तो मैंने अपने दिमाग के अंदर पता क्या भर लिया कि मान लो स्लैक रहेगी। स्लैक, जब मैंने बोला स्लैक, दैट मीन्स टेंशन हो गया 0। अगर टेंशन 0 हो गया तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो g sin थीटा ही होगा, बट इसका एक्सेलरेशन तो g हो जाएगा क्योंकि फ्री फॉल करेगा बिकॉज t इज 0। तो मुझे बताओ इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में g sin थीटा है, इसका इधर है g, तो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा बोल दूं तो इसका कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा मतलब इस पार्टिकल का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, g sin थीटा इनटू, अच्छा ये थीटा नहीं है, ये 90 थीटा बनेगा, जस्ट वेट करो, ये बनेगा 90 माइनस थीटा।
ये बनेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है ना, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा। फिर इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, दैट इज जी साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गया इतना, और इसका जी इधर है। तो मुझे बताओ ये ज्यादा है कि ये पूरी वैल्यू ज्यादा है? ऑफ कोर्स ये वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि साइन थीटा 1 से कम होता है। अगर साइन इसका थीटा 1 से कम हो गया तो ये वैल्यू कम हो गई ना। अगर ये कम हो गई और ये ज्यादा है, दैट मीन्स ये पॉइंट तेज नीचे भागेगा और ये पॉइंट इधर धीरे से नीचे आएगा, धीरे से। दैट मीन्स रस्सी को टाइट कर देगा, ये रस्सी टाइट हो जाएगी। इसका मतलब कि रस्सी स्लैक होगी। ये कंडीशन गलत हो गया। रस्सी को टाइट होनी है। अगर रस्सी को टाइट होनी है तो फिर अब ये क्वेश्चन एक दूसरा मोड़ ले लेगा कि रस्सी टाइट हो गई। अब अगर रस्सी टाइट हो गई तो उस केस में सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 75% का लेवल तुम मान के चल सकते हो, खासकर उनके लिए जो 500 AIR टारगेट करता है। ये इस तरीके से, ये पॉइंट है मास m का, इसका मास है कैपिटल M। अब मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना था, तो मुझे बताओ अब इसका मोशन ग्राउंड फ्रेम में सर्कुलर मोशन नहीं होगा, लेकिन इसका मोशन इसके फ्रेम में सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर। तो मैं अगर इस पे खड़ा होके सिर्फ इसके मोशन को ऑब्जर्व करूं तो इसका एक्सेलरेशन की वजह से इस पे सूडो फोर्स आएगा जो इस एक्सेलरेशन के एग्जैक्टली एंटी पैरेलल होगा, एंड दैट इज ma। ये बनेगा ma। तो अब इसके फ्रेम में तो ये रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया। अब ये पूरा रेस्ट में, और ये फिक्स पॉइंट है, और ये रस्सी है, और ये ma है। और रेडियल एक्सेलरेशन इसलिए जीरो हो गया क्योंकि जस्ट आफ्टर रिलीज वेलोसिटी दोनों की जीरो होगी, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो। जस्ट आफ्टर रिलीज दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, जितना क्वेश्चंस क्लास में कराया जा रहा है ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एडवांस के लिए तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसे करो। तो अब मैं कह रहा था कि इसके फ्रेम से अच्छा जस्ट रिलीज के टाइम पे इसकी भी स्पीड जीरो है, इसकी भी जीरो है, तो इसके फ्रेम में भी तो इसकी स्पीड जीरो आएगी, क्योंकि v1 और v2 दोनों ही जीरो जीरो है, तो रिलेटिव भी तो जीरो बनेगा, रिलेटिव जीरो हो गया। तो इसके फ्रेम में इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, दैट विल बी जीरो, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट इज टेंजेंशियल। वो किधर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा भाई, इस पे परपेंडिकुलर होगा ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, अब कोई पूछे ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल, तो ये भी थीटा आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो, तो ये थीटा, तो ये थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल, ये लाइन पैरेलल, तो ये भी थीटा ही बनेगा। अगर ये थीटा बन गया तो मुझे बताओ इस ma का इधर कंपोनेंट ये बनेगा ma cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से at की वैल्यू आएगी a cos थीटा, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a cos थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया a cos थीटा। ओके, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी बड़ी बनाते, थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता हूँ। तो t ऊपर है और mg नीचे है, तो यहाँ पे फोर्स इक्वेशन क्या बनता है जानते हो, t प्लस ma साइन थीटा, t प्लस ma साइन थीटा माइनस mg बराबर जीरो बनता। क्यों, क्योंकि इनिशियली कोई भी एक्सेलरेशन ऊपर की ओर नहीं है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो बनेगा। बन गया इक्वेशन इतना। ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या किया, इस वाले का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में बनेगा। देखो इधर एक्सेलरेशन है a साइन थीटा, a cos थीटा, तो ऐसे दिखाएंगे a cos थीटा, और ये एक्सेलरेशन तो इसके फ्रेम में है और इसका a है, तो इसका ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, यही वेक्टर की तरह से ऐड होगा ना, वेक्टर की तरह से। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव से एक्चुअल पाने के लिए इट इज ऐड कर देते हैं। तो अगर ये a cos थीटा है तो इसका a ऐसे इसमें ऐड कर दो, तो ये बन गया इतना, एंड दिस एंगल इज थीटा। ये स्मॉल m का एक्सेलरेशन है। अब इसकी एबीडी में अब सुनना थोड़ा सा, ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M है, और ये ऐसे हैंग कर रहा है, और इधर जो फोर्स, इधर इसका एक्सेलरेशन a है और इसका एक्सेलरेशन ये सम है। अच्छा बताओ, इधर इसका जो फोर्स आएगा वो कैपिटल mg साइन थीटा आएगा, यस,
और इसका भी तो इधर का फोर्स स्मॉल एम जी साइन थीटा ही आएगा। बाकी ये एम जी कॉस थीटा, ये भी एम जी कॉस थीटा, यहाँ से एन ऊपर को आएगा। तो अगर मैं इधर फोर्स इक्वेशन लिखूं, ऐसे फोर्स इक्वेशन लिखूं, तो उसमें ये एन नहीं आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। तो इधर फोर्स इक्वेशन में सिर्फ यही दो फोर्सेस आएंगे, दैट मीन्स कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू इस पार्टिकल का मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कैपिटल एम इंटू ए, प्लस इस पार्टिकल का मास इंटू इधर एक्सेलरेशन, तो स्मॉल एम इंटू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का, तो ए इधर है और ये ए कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो बनेगा ए माइनस ए कॉस थीटा का कॉस थीटा, तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो यहाँ से जी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी साइन थीटा बनेगा, यहां से आएगा ए कॉमन, तो ये बनेगा कैपिटल एम और ये बनेगा स्मॉल एम, और यहां से ए निकालोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज आंसर। ये आंसर था, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड और एक अच्छा क्वेश्चन था। और एक बार फिर रिपीट करो, नेक्स्ट क्लास से जब भी लाइव क्लास होगी, सैटरडे को लाइव क्लास होगी हमेशा, तो उस लाइव क्लास में क्या हमें आने के पहले आपको क्या करना है कि हर उसमें जो आप मैसेज किए रहोगे ना, वो वाला मैसेज में के क्वेश्चन नोट कर लिया करूंगा। रॉन्ग, ये रॉन्ग क्यों है सुशील, बताओगे? सुशील ये रॉन्ग क्यों है, सही तो है? सर लास्ट क्लास के क्वेश्चंस नंबर 5 में कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक की वेलोसिटी वेज के रिस्पेक्ट में? राइट, सही है, सही तो है ही है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सही नहीं होगा? एक्चुअल में ना, ये हमें इस तरह की लाइव क्लास का आदत नहीं है। हम लोग जूम की लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो बच्चा सामने बोलता है ना, तो एक एक बात क्लियर समझ में आ जाती है क्या कह रहे हो। सर आप ग्राउंड फ्रेम के एक्सेलरेशन कैसे लिखे, बताता हूँ कैसे लिखा। वो इसलिए लिखा, देखो ये एक्सेलरेशन जो है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है ना, ये कॉस थीटा, देखो ये कॉस थीटा है, तो ये एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसे है, ये कॉस थीटा है। क्यों भाई? ये रेस्ट पे है, इसके फ्रेम में रेस्ट पे है, और इसके फ्रेम में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक रेडियल, रेडियल तो जीरो है, तो जो होगा सिर्फ यही होगा, सिर्फ यही होगा। तो इस वाले में इस एक्सेलरेशन को जोड़ दोगे, जोड़ दोगे तो क्या ग्राउंड फ्रेम में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। अच्छा स्ट्रिंग मेथड्स बता दो, देखता हूँ। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, 2 ब्लॉक 1 स्लाइड वाला LLM 2, तो 2 ब्लॉक वाला। अच्छा लॉज ऑफ मोशन में लॉज ऑफ मोशन में 2 ब्लॉक वाला, कि ये कह रहे हो क्या? एक क्वेश्चन ये था बताना है, आई थिंक तो इजी क्वेश्चन है। ये 2 kg था, ये 1 kg था, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है,
और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है और ये वाला 6 न्यूटन है, यही है ना? इसी पीडीएफ का वेज ब्लॉक वाला क्वेश्चन, वेज एंड ब्लॉक वाला क्वेश्चन। अच्छा अभी मैं देखता हूँ एक बार, ये नहीं, अच्छा तो ये है क्या? ये ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक की वेलोसिटी भी वेज के रिस्पेक्ट में? ये क्वेश्चन है? नो, ये हो गया। अच्छा जिनसे ये क्वेश्चन हो गया ना, मैं एक बार फिर बता दूं, मतलब तुमने अच्छा किया, अगर हो गया तो रियल में अच्छा कर रहे हो। स्लाइड नंबर 37, अच्छा ओके, मैं ना ओपन करता हूँ, बस 1 सेकेंड। ठीक है ओके, तो टाइम भी नहीं है ना। लॉज ऑफ मोशन में लेक्चर्स नंबर बोलना, लेक्चर्स नंबर था, लेक्चर नंबर 3 पे आते हैं। लॉज ऑफ मोशन लेक्चर्स नंबर 3। नहीं, लॉज ऑफ मोशन में लेक्चर नंबर कितना हुआ है? सिर्फ 2 ही हुआ है आई थिंक। 24 का लेक्चर में लेक्चर्स नंबर 2, लॉज ऑफ मोशन लेक्चर्स नंबर 2 में लॉज ऑफ मोशन लेक्चर्स नंबर 2, लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 2 में बताओ मुझे, लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन क्या था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? अच्छा मंकी वाला क्वेश्चन, ओके गॉट इट, समझ में आ गया। ये था मंकी वाला क्वेश्चन, 1 सेकेंड। ओके, मंकी वाला क्वेश्चन था, अब मुझे समझ में आ रहा है चीज़ें, एक्चुअली पीडीएफ भी ओपन हो जा रहा है। ठीक है, गॉट इट, अब बात समझ में आ गई। अब तुम ठीक है ओके, अब तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेक्चर नंबर 3 मोबाइल में पीडीएफ ओपन हो रहा है, सब तो पता ही नहीं था। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, ओके ये 10 केजी था, ये 2 केजी है, यहाँ पे एक मंकी है 8 केजी का, और ये है 2 मीटर। कह रहा है कि द टू ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी एंड 2 केजी आर कनेक्टेड बाय आइडियल string passing over a fixed smooth pulley as shown in the figure. A monkey of 8 kg started climbing on the string with constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन ऊपर को है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। With respect to the string activity initially, the system in equilibrium and monkey is at a distance 2 meter from the pulley. Okay. Find the time taken by monkey to reach the pulley. कितने टाइम में ये पुली पे पहुंच जाएगा सेंटर पे? तो सुनो बता रहा है, ये वीडियो बनाने के बाद सॉल्व किया, आंसर 1.82, एकदम सही बात है। अच्छा एक चीज मैं अभी भी तुम्हें ओपनली बोल दूं कि जितने लोग इस लेक्चर्स को देख रहे हैं ना, अगर तुम इस लेक्चर पे ट्रस्ट कर जाओ ना कि इससे मतलब यही करना है पहले,
आप प्लस PYQ अटेंड करो, DPP अटेंड कर लो, ठीक है, तो एक अच्छी रैंक अचीव की जा सकती है। अब देखो कितने टाइम में यहां से यहां तक पहुंचेगा, तो इसके लिए ना इसका एक्सेलरेशन तुम्हें ग्राउंड फ्रेम में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है वो रस्सी के फ्रेम में है। तो जब ये 2 से ऊपर कर जाएगा तो रस्सी के पॉइंट नीचे भी तो आ रहा है ए से, तो रस्सी के पॉइंट नीचे ए से आ रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में ये पुली का सेंटर ग्राउंड फ्रेम में नहीं भाग रहा है, तो पुली का सेंटर ग्राउंड फ्रेम में रुका हुआ है, तो इसका भी तो एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका चूंकि पुली का सेंटर ग्राउंड फ्रेम में नहीं भाग रहा है, तो इस पर्सन की दूरी पुली के सेंटर से 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ये नहीं भाग रहा ग्राउंड फ्रेम में, तो इसका भी एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम निकालना पड़ेगा। तो इसका एक्सेलरेशन जो ग्राउंड फ्रेम में आएगा, ग्राउंड फ्रेम में कुछ और नहीं होगा, 2 में से घटाना पड़ेगा इस रस्सी के जो पॉइंट है ना, इसका एक्सेलरेशन ए घटा देंगे, ये घटा देंगे तो ये आ गया। अब ये है दूरी 2 मीटर, तो 2 मीटर बराबर ut प्लस हाफ एड स्क्वायर, तो हाफ एक्सेलरेशन 2 माइनस ए इंटू टी का स्क्वायर, बस ए आ गया था, हमारा आंसर आ गया। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना इस पर्सन की एबीडी बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस पर्सन करो मंकी की, तो मंकी का वेट 8g है, 8g है, ऐसे 8g है, और मंकी इस रस्सी पे फ्रिक्शन से ऐसे खींचा होगा, जब रस्सी को खींचेगा तो रस्सी उसको ऊपर खींचेगी, रस्सी फ्रिक्शन से उसको ऊपर को खींचेगी, ठीक है, रस्सी और उसके बीच में ना फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा F-8 बराबर इसका मास है 8 इंटू इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में 2 माइनस ए है, तो यहाँ आप लिखोगे 2 माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे ना, इस पूरे सिस्टम की एबीडी बना लो, देखते रहना पूरे सिस्टम की एबीडी। तो पूरे सिस्टम में ये बनेगा 10g, ये बनेगा 10g, और ये ऐसे है तो ये बनेगा 2g, ये बनेगा 2g, तो ये है 10g, ये है 2g, और चूंकि पर्सन इस रस्सी को नीचे खींच रहा है क्योंकि रस्सी पर्सन को ऊपर खींच रही है, तो इससे फ्रिक्शन ऐसे दिखेगा, ऐसे। अब तुम मुझे बताओ तो ये 10g है, अब इसका एक्सेलरेशन मैंने किधर माना है, इस रस्सी का एक्सेलरेशन मैंने इधर माना है, नीचे को माना है, जस्ट नीचे को माना है, ऐसे माना है, दैट मीन्स 2g प्लस f माइनस 10g बराबर टोटल मास 10 2 12, 12 इंटू ए, देखना 2g और f दोनों सपोर्ट करेंगे, ये अपोज करेगा, सब्ट्रैक्शन, एंड सिस्टम का टोटल मास 10 प्लस 2 8, और एक्सेलरेशन तो सबका सेम है इंटू ए। अब देखो इस इक्वेशन को इसमें जोड़ दो, तो जैसे जोड़ोगे तो बनेगा 2g माइनस 8, f से f कट गया, और ये बनेगा माइनस 10g इज इक्वल टू, ये बनेगा 8 2 माइनस ए प्लस 12 इंटू ए, इससे सॉल्व होकर ए आ जाएगा, और ये उठा के यहाँ पर रख देना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम, अब देखो अब सब मिल गया मुझे, तुम नेक्स्ट क्लास की दिक्कतें है कि जो तुम्हें पीडीएफ मिलता है ना, वो पीडीएफ मैं इस पे लगा दूंगा और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब लेक्चर नंबर किस में, 3 में, लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 3 में कोई भी डाउट बताओ, देखो सारे के सारे मेरे पास आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में कोई भी डाउट बताओ, लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 में, ओके, लेक्चर्स नंबर 3 में कोई डाउट हो तो बताओ। ओके डन, लेक्चर्स नंबर 2 में आते हैं, चलो लेक्चर्स नंबर 2 में लॉज ऑफ मोशन लेक्चर्स नंबर 2, लेक्चर्स नंबर, अच्छा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 आई थिंक नहीं था, लॉज ऑफ मोशन के सिर्फ नहीं, हाँ लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर्स नंबर 2, लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 तक बस गया हुआ है जो मेरे पास दिख रहा है, फिर लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 जा गया हुआ है, तो इसका मैं पीडीएफ अपलोड करूं, रुको इसका पीडीएफ अपलोड होगा, यस हाँ आ गया, लॉज ऑफ मोशन लेक्चर्स नंबर 1,
लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 में बताओ। लेक्चर नंबर 1, अभी तो मैं लेक्चर नंबर 1 निकाल लिया। सेकेंड लेक्चर 12 क्वेश्चंस आया। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ लेक्चर्स नंबर 1 में दूसरा डाउट बताओ। लेक्चर्स नंबर 1 में कोई भी डाउट बताओ। लेक्चर्स नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 वाला। मुझे लेक्चर्स नंबर 1 में बता दो, इसलिए कि मैंने लेक्चर्स नंबर 2, ठीक है बताता हूँ, कोई बात नहीं, लेक्चर्स नंबर 2 ही बता रहा हूँ। लेक्चर 1 में क्वेश्चन 2, ओके, लेक्चर 1 क्वेश्चन 2, लेक्चर 1 क्वेश्चन 2, ओके, आई थिंक यही क्वेश्चन है ना, जिसमें ऐसे बना हुआ है कि एक ब्लॉक ऐसे है, एक ब्लॉक ऐसे है, और ये ऊपर से रस्सी आ रही है इस तरीके से, ये इस तरीके से जा रहा है, इसका मास है 6 kg तो 6g दिखाओगे, इसका मास है 1 kg तो 1g दिखाओगे, इसका मास है 6 kg, इसका मास है 3 kg, एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ का 0.7 है, और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिखो। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू एम जी, तो 0.7 इंटू 6 42, यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू आ गई। वैसे यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू लिखो F2, ये म्यू 0.2 है, टोटल मास क्या आएगा 6 + 3 9 इंटू 2 18, ये आएगा। ठीक है, 18 आ गया। अब हमको क्या करना है कि अभी एक पॉसिबिलिटी देखो क्या है, ये है 6g मतलब 60 न्यूटन का, और ये है 10 न्यूटन का। तो अगर मैं एक सिंपल सा केस मान लूँ, ऐसे एक ऐसे मैं सिस्टम मान लूँ, ऐसे सिस्टम मान लूँ, तो इस पूरे सिस्टम पे ये फ्रिक्शन इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, और ये 60 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, तो ये टोटल कितना आ गया 50 न्यूटन का, 60 इधर और 10 इधर, तो 50 के इधर हो गया। और यहाँ का फ्रिक्शन क्या है 18 का, वो रोक नहीं पाएगा, तो पूरा सिस्टम ऐसे भागेगा, पूरा सिस्टम ऐसे भागेगा। तो ऐसे जब भागेगा तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि इसकी इसके बीच में स्लिपिंग ना हो, और हो सकता है कि इसकी इसके बीच में स्लिपिंग हो। तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी मानी जाए, तो अपने मन से कुछ ही मान लो, वेरीफाई कराएंगे। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि इसके बीच में नो स्लिपिंग, पहले बार ना नो स्लिपिंग, और इसको वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो ये फोर्स है 60, निकालेंगे 60, ये फोर्स है 10, और यहाँ का फ्रिक्शन कितने का 18 का, इज इक्वल टू टोटल मास 6 3 9 6 15 और 1 10, ये 10 ये बन गया। तो यहाँ से आएगा 50, यहाँ से आएगा 18, यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी, अच्छा यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है ना, तो ये कितना आएगा, इसमें एक्चुअल में ए की वैल्यू 2 आई थी, कुछ गलती हो रही है क्या हमसे, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 18 थी, ऊपर की वैल्यू 42 थी, ओके। बत्तीस बाईस 16 मास समझे नहीं ना, 6 6 12 3 15 1 16, ये गलती हो गई थी 16, तो ये बनेगा 16, तो इससे ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं सही है, तो मुझे यहाँ का फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ का फ्रिक्शन के लिए एक ब्लॉक को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, और इसको ऐसे आने दो, ये पुली वाला ऐसे आने दो, ठीक है, और ये ब्लॉक कितने का 6g का है, 60 कैसे दिखा दो, यहाँ का फ्रिक्शन इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन मान लो, तक क्योंकि नो स्लिपिंग माने हो, तो ये सिस्टम ऐसे दिखा दिया। अब ये फोर्स क्या आएगा 60 माइनस एफ, 60 माइनस एफ बराबर टोटल मास, ये 6 kg और ये 6 kg 12 kg, तो 12 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो यहाँ से आ गया एफ की वैल्यू 60 माइनस 24, तो ये आएगा 10 से 4 गया 6 और 5 से 2 गया 3, 36, और ये 42 से कम है, 42 से कम है, दैट मीन्स यस आपका नो स्लिपिंग सही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए,
और दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? द आंसर इज 36। आई थिंक के बाद समझ गए होगे तुम लोग। इसके बाद सर मास 16 की था, सही कह रहे हो। लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था यार। लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 4, लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 4 बता दूं, टाइम हो गया, अभी तो कुछ टाइम है। 2 3 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये था कि इस तरीके से है, एक ऐसे था, ये एक रॉड था, रॉड मासलेस है। अच्छा मासलेस रॉड कभी भी परपेंडिकुलर फोर्सेस नहीं लगाता है। मासलेस रॉड कभी भी परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाता है, उसका फोर्स हमेशा रॉड के एलॉन्ग होता है, रॉड के एलॉन्ग होता है, वो परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा सकता। द रीजन क्लियर है, देखो कैसे। रीजन इसलिए सही है क्योंकि अगर एक रॉड ऐसे दिखाओगे और यहाँ पे फोर्स ऐसे दिखा दिए, तो फिर इधर से फोर्स अगर एफ दिखाओगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाया, अगर ऊपर से दिखाओगे तो नेट टॉर्क जीरो नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स मासलेस रॉड में जो भी फोर्स आएगा हमेशा इस रॉड के परपेंडिकुलर आएगा, रॉड के एलॉन्ग आएगा, परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बीड था, यहाँ पे जो बीड था, इस बीड पे कोई फोर्स ऐसे नहीं लग सकता। जब एन ऐसे नहीं लग सकता तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इज टू एन, लिमिटिंग वैल्यू, तो ये भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि एन अप्रोच कर रहा है जीरो। दैट मीन्स इस बीड के ऊपर कोई भी फोर्स इस रॉड की वजह से नहीं दिखेगा, क्योंकि एन आ नहीं सकता, एंड फ्रिक्शन आ नहीं सकता क्योंकि म्यू एन है। तो ये बीड क्या करेगा, फ्री फॉल मोशन करेगा, फ्री फॉल मोशन करेगा, क्योंकि इसकी बॉडी में सिर्फ क्या दिखेगा, एम जी दिखेगा, एम जी। तो ये फ्री फॉल मोशन करते हुए ऐसे आएगा। तो कोई अब ये रॉड ऐसे आएगा, जब रॉड ऐसे सर्कुलर मोशन करना, रॉड का मोशन एग्जैक्टली सर्कुलर होगा। तो रॉड जब यहाँ पे आएगा ऐसे, तो बीड यहाँ पे होगा। जब रॉड ऐसे होगा तो बीड यहाँ पे होगा। जब यही रॉड ऐसे होगा, ये है ना, तो बीड यहाँ पे होगा। तो बीड ऐसे गिरता जाएगा और रॉड ऐसे मोशन करता जाएगा, ऐसे। तो अगर पूछो टी टाइम में कितना दूरी तय करेगा, तो टी टाइम में जो दूरी होगी दैट इज हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, फ्री फॉल कर रहा है। और ये क्वेश्चन के अंदर लेंथ दिया गया था, ये लेंथ था एल, ये लेंथ था एल। तो ये एंगल थीटा कोई पूछे कैसे निकलेगा, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा बनेगा दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एल, इससे थीटा मिल गया। और यहाँ की म्यू पे डिपेंड नहीं करने वाला, म्यू कुछ भी हो, आंसर ये रहेगा। अगर रॉड मासलेस नहीं होता तो, पता है अगर रॉड मासलेस नहीं होता ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता, बहुत डिफिकल्ट होता। रॉड नीचे कैसे गिरेगा बताता हूं, रॉड कैसे नीचे गिरेगा। एक्चुअल में इस बीड और इस रॉड के बीच में जो फोर्स एन है ना, एन देखो, एन अप्रोचिंग जीरो बता रहा हूं, एन इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो, एन अप्रोचिंग जीरो है, तो जीरो तरफ अप्रोच कर रहा है। तो एक रॉड हो, एक मासलेस रॉड है, अगर एक मासलेस रॉड है ऐसे ऐसे, तो उस पर हल्का सा ही फोर्स निकालोगे ना तो नीचे को आ जाएगा। सर हिंज है ना, हाँ नहीं, ये एक्सिस है, एक्सिस मतलब ऐसे लगा हुआ है, ऐसे, ये एक्सिस ऐसे है, इस पे रॉड लगा हुआ है और इस पे हल्का सा भी फोर्स आएगा, हल्का सा ना, तो नीचे को ऐसे बेंड करेगा, नीचे को ऐसे बेंड करेगा। आई थिंक समझ रहे होगे तुम इस बात को, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लाइव क्लास से मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ है ना, जो तुम्हारे ऐप पे वो मुझे मिल जाएगी, वो पीडीएफ मैं इस पे लगा दिया करूँगा, ठीक है। थैंक यू। और एक बार और बोल दूं कि जो भी क्लासेस चल रही है ना, उसमें तुम ये मान के चलो कि जो मैं उम्मीद करता हूँ, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है तुमसे, वो क्या है कि जिस पे मैं लिख दिया हूँ लेस देन 60%, ये मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। सर फ्रिक्शन रॉड के एक्सेलरेशन, रोडो के सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप देखता हूं, अगर उसमें मिलेगा तो उसे भेजूंगा। मतलब मैं, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये है तो समझ में आना चाहिए, और उसके ऊपर वाला ऑब्वियस है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा,
तो वो डिफिकल्ट है भी, क्योंकि उसके लिए आप एक बार समराइज कर दिया करो हर क्वेश्चन करने के बाद। यस, बिल्कुल कर दूंगा। और कोई समझ में आना चाहिए, बनना चाहिए। नहीं, देखो, जहां पे मैं, ये तो जरूरी नहीं है, वो तो हो सकता है कि 30% क्वेश्चन वाला मैं जहां पे लिख रहा हूँ 30-40%, ये तुमसे बनना चाहिए, ये तुमसे बनना चाहिए, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए आफ्टर सोल्यूशन, उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ये मैं लिख रहा हूँ 60% समझते हो, अगर तुम्हें ट्रू बताओ ना, 60% जे एडवांस के हिसाब से, ये मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, जो 80% ना जो हम लेवल टच करते हैं उस पे AIR ना, मैं तुम्हें ज्यादा मोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो 80% पे AIR ना अंडर 50 अंडर 100 आते हैं। हकीकत तो ये है, ये हकीकत है। मैं चाहता हूँ कि तुम कंफर्ट से बाहर निकलो, इसलिए ये सॉल्यूशन के बाद तुम्हें समझ में आना चाहिए। और रिवाइज करते रहना, देखना फिजिक्स से एडवांस तक ना तुम सोचने लगोगे, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे तुम भी सोचोगे। ओके, बाय।